यस दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल और बवाल आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक गाइस। यार मैं सीएमएसएल के अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले तो समझ लीजिएगा, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छे अमेंडमेंट है, कुछ कुछ अमेंडमेंट तो जेन्युइनली मतलब सच में एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे आईसीडीआर में भी अमेंडमेंट है, एलओडीआर में भी अमेंडमेंट है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में अमेंडमेंट है दोस्तों। तो कुछ कुछ अमेंडमेंट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। तो बेसिकली अमेंडमेंट लिखते हैं आप सब ने देखना है एंड इसको सब तक शेयर करना है। मैं बहुत डिटेल में हर एक चीज कवर करने वाला हूं दोस्तों। सेकंड थिंग, इसके जो नोट्स हैं आपके, ये जो अमेंडमेंट वाले नोट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड, आपको मिल जाएंगे। सर कहाँ मिलेंगे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मैं लिंक अपलोड कर रहा हूँ, या इस वीडियो में ही आपको लिंक मिल जाएगी, ताकि वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि कहीं और जाने की आपको जरूरत ना पड़े। सर अमेंडमेंट क्या हमें पढ़ने पड़ेंगे? डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे, मतलब देर इज नो ऑप्शन, चॉइस नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा ईसीआईपीएल के अमेंडमेंट के बारे में बता दूं। ईसीआईपीएल में पार्ट ए में देर इज नो अमेंडमेंट। जी हाँ, जो अमेंडमेंट शीट है पुराने ही अमेंडमेंट है, जो लास्ट टाइम के अमेंडमेंट थे वही है। तो आप प्रीवियस वाले अमेंडमेंट वाला वीडियो जो है वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। प्रीवियस वाला अमेंडमेंट मतलब आप ईसीआईपीएल अमेंडमेंट टाइप करोगे 2000 जून 2024 का, तो 25 का, सॉरी जून 2025 का, तो आपको मिल जाएगा, वो देख लेना बेटे। वो मैंने लेक्चर में कवर कराया ही है, बट जस्ट इन केस आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 1 के साथ। पहला अमेंडमेंट आपका है दोस्तों, दैट इज व्हाट, वेंचर कैपिटल फंड की डेफिनेशन अमेंड हुई है, नॉट सिग्निफिकेंट है, इतना समझ लीजिएगा। वेंचर कैपिटल फंड नाउ इंक्लूड्स माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड भी आ गया उसके अंदर, और माइग्रेटेड ये आ गया, एंजल फंड आ गया। माइग्रेटेड मतलब क्या होता है? तो जो पहले का जो बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड था, जो पहले, देखो आई एम सॉरी, वेंचर कैपिटल फंड जो था, वेंचर कैपिटल फंड की डेफिनेशन अमेंड हुई है। अब द न्यू डेफिनेशन जो है वो उसमें क्या आएगा? वेंचर कैपिटल जो हमने देखा ही है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, नई सर्विसेज में इन्वेस्ट करता है, बट इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड कर दिया है एंजल फंड को और माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड को। माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड मतलब ऐसा फंड जो पहले वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन में रजिस्टर्ड था, क्योंकि अब वेंचर कैपिटल फंड के अलग रेगुलेशन नहीं है, वो एआईएफ में मर्ज कर दिए गए, जो बाद में एआईएफ में रजिस्टर हो गया। मतलब जो ओल्ड रेगुलेशन से रेगुलेट होता था, फिर जब नया रेगुलेशन आया तो नए रेगुलेशन में वो आ गया, उसको माइग्रेटेड बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब समझे, शिफ्ट करना। तो माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड, तो सिर्फ इतना याद रखना डेफिनेशन में क्या ऐड हुआ है, माइग्रेटेड, ये वाला ऐड हो गया, क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल फंड ऐड हो गया डेफिनेशन में, और उनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है 12 महीने के अंदर अंदर, नॉट सिग्निफिकेंट। चलिए दूसरा अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अल्टरनेट चैप्टर नंबर बोला, अमेंडमेंट नंबर 2, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हम लोगों ने पढ़ा है ना, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी नंबर 2 देखी हमने, देखी है ना, बोलो ना, देखिए कि नहीं देखी? हाँ सर देखी है। कैटेगरी नंबर 2 जो है वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों? तो कैटेगरी नंबर जो 1 और 3 में कवर नहीं होता, वो कैटेगरी 2 में कवर होता है। और आपको बता दूं, कैटेगरी नंबर 2 लोन नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते बेटे? लोन नहीं ले सकते थे, और लोन लेना है तो सिर्फ डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए लोन ले सकते थे। लोन ले सकते थे किसकी चीज के लिए? डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए लोन ले सकते थे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, ये अमेंडमेंट में चेंजेस आ गया है, और चेंजेस ये बोलता है कि अगर अब आपको लोन लेना है, अगर आपको अभी क्या लेना है बेटे, लोन लेना है, तो आप डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ लोन उसी पर्पस के लिए ले सकते हो अगर एआईएफ रेगुलेशन ने एक्सप्लिसिटली आपको अलाउ किया है, तो ही आप लोन ले सकते हो, अदरवाइज लोन लेना पॉसिबल नहीं है। क्या लेना पॉसिबल नहीं है बेटे? लोन लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं चल रहा है? तो लोन नहीं ले सकते आप। कब लोन नहीं ले सकते बेटे? हाँ, तो देख लेना चेंजेस क्या हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। चेंजेस ये वाला आपको दिख जाएगा, मैंने यहाँ पे बिफोर अमेंडमेंट आफ्टर अमेंडमेंट लिखा हुआ है, तो क्लियरली देखना। पहले क्या था? बोरोइंग अलाउड बिफोर अमेंडमेंट, डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए बोरोइंग अलाउड था, थोड़ा जूम करके देख लेना आप। आफ्टर अमेंडमेंट में क्या बोला गया? एआईएफ कैटेगरी 2 वाला लोन सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिटली अगर एआईएफ रेगुलेशन ने अलाउ किया है तो ही ले सकते हो। तो पहले थोड़ा ब्रॉडर था, लोन आप ले सकते थे, अब थोड़ा नैरो कर दिया है, ठीक है। पहले थोड़ा एम्बिगियस था, अभी थोड़ा स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर दिया है दोस्तों। पहले ऑपरेशनल के लिए ले सकते थे, अब रिस्क कंट्रोल वगैरह के लिए ही ले सकते हो, बाकी जगह लोन नहीं ले सकते, ठीक है। और एआईएफ जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पैसा कहाँ डालता है? अनलिस्टेड सिक्योरिटी में, या कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एआईएफ के यूनिट्स में भी वो पैसा
डाल सकता है दोस्तों। दिस इज दी व्हाट बेटा आपका अमेंडमेंट, दिस इज दी व्हाट बेटा आपका अमेंडमेंट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 का अमेंडमेंट। ये चैप्टर नंबर 1 के दो छोटे अमेंडमेंट थे, दो छोटे अमेंडमेंट थे। जैसे अभी आपको मैं अगर हैंड रिटन नोट्स में भी दिखाऊं तो आपको हैंड रिटन नोट्स में भी दिख जाएगा वो अमेंडमेंट, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स में भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एक मिनट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इसकी कैटेगरी नंबर 2 ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कट किया है। पहले क्या था, कैन नॉट लिवरेज फॉर इन्वेस्टमेंट, कैन ऑब्टेन लोन फॉर ऑपरेशनल पर्पस। तो अब ऑपरेशनल पर्पस कट हो चुका है, अब वो लोन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए बेटे, अगर एआईएफ रेगुलेशन ने स्पेसिफिकली उसको अलाउ किया है तो ही वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। नहीं रिकॉर्डिंग ये है अमेंडमेंट रिकॉर्डिंग। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के अमेंडमेंट में दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि भैया T+1 हम देखते थे। T+1 मतलब ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे डिलीवरी होती थी। अभी अभी सेबी ने एक ऑप्शनल चालू किया है T+0। जी हाँ, T+0 मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन डिलीवरी हो जाएगी, है ना। और ये T+0 सिर्फ 25 स्क्रिप्ट में अभी तक चालू किया है ना, 25 स्क्रिप्ट तक चालू किया है बेटे। और इनको ट्रेडिंग विंडो जो है 9:15 से लेके 1:30 बजे तक क्या करना है बेटे आपका, आप अगर ट्रेड करोगे तो उसी दिन आपको मिल जाएगा। सो सो क्या बोला गया, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो ग्रेजुअली धीरे धीरे T+0 अलाउ करेंगे। और ये टॉप 500 कंपनी जो है, कितनी कंपनी बेटे आपका, टॉप 500 कंपनी जो है उनको अलाउ किया गया है ना। टॉप 500 कंपनियों को क्या बोला गया है कि आपका हम लोग क्या करेंगे, T+0 में जाएंगे। और उसमें भी ना इन्होंने टाइम लाइन दे दिया है। 1 मिनट है, मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ, वन नोट पे आता हूँ, आपको बता देता हूँ। आपको पता है ट्रेडिंग सेटलमेंट का हमको पता है, यस सर सेटलमेंट हमको बिल्कुल पता है। सेटलमेंट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है सेटलमेंट में कि भाई T+2 डेज था, फिर T+1 डे हुआ, अब ऑप्शनल चालू किया, अभी तक सबके लिए कंपलसरी नहीं किया है। टॉप 500 कंपनियों को बोला है, पहले 50 टॉप 50 कंपनियों को क्या बोला है कि आपके शेयर्स अब हम T+O मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन किया उसी दिन सेटलमेंट करेंगे। टॉप 500 कंपनी है और 5 महीने का टारगेट लिया है कि पहले जो लास्ट की 500 कंपनी है, टॉप 500 मतलब 1 से लेके 500 तक कंपनी है, तो पहले 400 से 500 कंपनियां हैं जो टॉप 100, फिर 200, 300, 400 और 500, लास्ट के 500 है उनका हम ये मंथ में T+0 करके देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो 301 से लेके 400 है उनका हम T+O सेटलमेंट हम लोग करेंगे। सो इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट बेटा आपका, यहाँ पे ये पढ़ना, एनहांस स्कोप पढ़ना बेटे। एनहांस स्कोप में आपको दिखेगा, पहला दिखा है ग्रेजुअल एक्सपांशन पोस्ट सक्सेसफुल पायलट, ठीक है ना। उसके बाद टॉप 500 स्क्रिप्ट मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 500 कंपनियों के लिए चालू किया है। वाइडर मार्केट पार्टिसिपेशन, ठीक है, सिमिलर एज पर MII गाइडलाइंस, ठीक है। फेज, अच्छा इन्होंने फेज क्या किया है, 100 स्क्रिप्ट पर मंथ, मतलब पहले 401 से लेके 500 ये महीने में हम T+0 करके देखेंगे। फिर अगले महीने में 301 से लेके 400 तक का देखेंगे। फिर उसके अगले महीने में 301 से लेके 400, हाँ, फिर 200 से लेके 300 तक, फिर 100 से लेके 200 तक, फिर 0 से लेके 100 तक, ऐसा। चैप्टर नंबर 4 का जो अमेंडमेंट है इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये समझ लो स्कोर्स जो ओल्ड था अब उन्होंने स्कोर्स न्यू लॉन्च कर दिया। जैसे व्हाट्सएप का आता है ना अमेंडमेंट, व्हाट्सएप में अपडेट आता है ना, वैसे ये ICSI ने ICSI नहीं मतलब हमारे सेबी ने स्कोर्स का जो वेबसाइट है उसको अपडेट कर दिया है, स्कोर्स 2.0 लॉन्च कर दिया है। थोड़ा सा एडवांस होगा, क्या एडवांस होगा ये देखा है, लेकिन नॉट सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नंबर 6 डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटे, उसको थोड़ा वक्त भी लेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा वक्त भी लेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 में क्या बोला गया समझिएगा। चैप्टर नंबर 6 में बोला गया है बैंकर टू एन इशू के बारे में बोला गया है। और बैंकर टू इशू अब कुछ नई एक्टिविटी भी कर सकता है। बैंकर टू इशू क्या क्या काम कर सकता है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव से बैंकर टू एन इशू आ सकता है वो डाला गया है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, बैंकर टू इशू की डेफिनेशन में पहले लिखा था बैंकर टू इशू मतलब ओनली स्केड्यूल्ड बैंक, ओनली कौन सा बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक। बट नई डेफिनेशन बैंकर टू इशू में इन्होंने चालू कर दिया है स्केड्यूल्ड बैंक प्लस सेबी स्पेसिफाइड बैंक, दोनों चीजें ऐड कर दी है। मतलब ऐड क्या किया है, banker to issue means scheduled bank or such other banking company as may be specified by SEBI carrying any of the following objective। तो क्या चेंजेस आया हुआ है, पहले क्या था, पहले ऐसा था बैंकर टू इशू में सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट में बैंकर टू इन इशू हमने देखा हुआ है, हाँ सर देखा हुआ है। बैंकर टू इन इशू कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल बैंक। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इन्होंने बोला स्केड्यूल बैंक भी बन सकता है प्लस सेबी स्पेसिफाइड कंपनियां भी बन सकती है। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत प्यारी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। इनका काम क्या है, तो काम वही है दोस्तों, जैसे एप्लीकेशन मनी लेना, अलॉटमेंट मनी लेना, रिफंड करना,
डिविडेंड देना, एस्क्रो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना, बायबैक, डीलिस्टिंग और ओपन ऑफर के लिए, ओपनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिपॉजिटिंग आईपीओ एफपीओ के लिए, और एनी अदर एक्टिविटी। और अबाउट बेटा आपका एनी अदर एक्टिविटी, मतलब पहले सिर्फ ऐसा था, यहाँ पे ओल्ड और न्यू में कंपैरिजन भी दिया है। ओल्ड में देखो क्या लिखा है, सिर्फ ओनली शेड्यूल बैंक कैन एक्ट एज अ बैंकर, अब शेड्यूल बैंक प्लस सेबी स्पेसिफाइड बैंक। दूसरा, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिफंड का काम करता था, अब एस्क्रो अकाउंट वाला रोल भी यहाँ पे कर दिया है। आईपीओ एफपीओ अकाउंट, आईपीओ के टाइम पे भी सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वो रोल भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ओल्ड में पहले वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट का रोल दिया था, अब उसको जब बायबैक होता है, डिलिस्टिंग होता है, उसमें भी वो एस्क्रो अकाउंट वगैरह बन सकता है, तो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर बोला है बैंकर, मर्चेंट बैंकर के डेफिनेशन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हमने, ये ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये मैंने लेक्चर में करवाया है, बट क्योंकि थोड़ा सिग्निफिकेंट है मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेक्चर में कराया है हम लोगों ने। क्या किया है देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लीड मैनेजर की, दोस्तों लीड मैनेजर, पहली बात तो एसोसिएट नहीं होना चाहिए, बराबर है ना, लीड मैनेजर क्या नहीं होना चाहिए बेटे, एसोसिएट नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला गया है कि लीड मैनेजर अगर एक से ज्यादा है, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली आपको डिस्क्लोज करना है, क्लियरली आपको डिमार्केट करना है, क्लियरली आपको डिस्क्लोज करना है। तो देखो पहला प्रोविजन क्या आया नया में, सबसे पहला प्रोविजन, नो लीड मैनेजर शैल अग्री टू मैनेज और टू बी एसोसिएटेड विद एनी इशू अनलेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली रिगार्डिंग डिस्क्लोजर अलॉटमेंट रिफंड आर क्लियरली डिफाइंड। मतलब पहला चीज ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, अगर मर्चेंट बैंकर है तो उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करो, है ना, कोई एम्बिग्युइटी मत रखो। दूसरा बोला है अगर कोई मर्चेंट बैंकर जो प्रमोटर है या एसोसिएट है प्रमोटर इशूअर का, मतलब क्या बोला गया है दोस्तों, मर्चेंट बैंकर है जो खुद, जो कंपनी जो इशू लेके आ रही है उसने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, तो वो मर्चेंट बैंकर कौन है, प्रमोटर है या कंपनी के साथ एसोसिएटेड है दोस्तों, तो वो लीड मैनेजर नहीं बन सकता बेटे, वो लीड मैनेजर नहीं बन सकता। हाँ अगर वो एसोसिएट है तो उसका काम सिर्फ मार्केटिंग जितना हो सकता है, मार्केटिंग ही कर सकता है, बाकी इशू मैनेजमेंट वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये भी हमने देखा कि मर्चेंट बैंकर एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, अगर वो एसोसिएटेड है तो उसका काम मार्केटिंग जितना होना चाहिए, ये वाला बोला है। तीसरा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट बैंकर अंडर एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, जो मर्चेंट बैंकर है जो अंडरराइटर भी है, तो उसने सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी मस्ट बी डू बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, उसने पहले ही सब्सक्राइब करना है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज होने के पहले, ठीक है। और चौथे में बोला इफ मोर देन वन लीड मैनेजर, अगर एक से ज्यादा लीड मैनेजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिमार्केटेड होनी चाहिए। तो इसको मैं अमेंडमेंट, हाँ हालांकि अमेंडमेंट है लेकिन पिछले बैच का ये, बट मैंने करवा दिया है यहाँ पे इसके लिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये भी अमेंडमेंट आया था। अच्छा, दिस वन वाला इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अमेंडमेंट, और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं बेटे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अमेंडमेंट और रिसर्च एनालिसिस का अमेंडमेंट दोनों सेम टू सेम है ना, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक करोगे तो दोनों हो जाएगा। सर क्या है अमेंडमेंट बताइए। पहला अमेंडमेंट ये है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अंदर पहला अमेंडमेंट ये आया हुआ है कि उसकी डेफिनेशन चेंज करिए। उसने क्या चेंज करी है बेटे, डेफिनेशन चेंज करी है दोस्तों, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन चेंज करी है, इस डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है दोस्तों पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जी हाँ, इसमें क्या ऐड कर दिया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की डेफिनेशन में क्या ऐड कर दिया है दोस्तों, पार्ट टाइम। कौन किसको ऐड कर दिया, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइस का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो क्या करता है आपको प्लानिंग बना के देता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के देता है, ठीक है ना, आपके हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको प्लान बना के देगा, कंसिडरेशन पैसा लेके, ठीक है, वो है कौन, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दोस्तों। अब इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है दोस्तों, है ना, क्या ऐड कर दिया है दोस्तों, तो ऐड कर दिया है इसके अंदर जो पार्ट टाइम एडवाइजर है वो ऐड कर दिया है। किसको ऐड कर दिया बेटे, पार्ट टाइम। सर पार्ट टाइम एडवाइजर कौन होता है, पार्ट टाइम एडवाइजर मतलब जो अपने कोई और भी एक्टिविटी चलाता है साथ में इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग का भी काम करता है, होता है ना यार, आजकल हर घर में आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दिख जाएगा भाई, हर घर में दिख जाएगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब ऐसा है कि हर कोई अपना ओपिनियन देता है कि ये नहीं ये खरीदो, ये नहीं ये खरीदो, तो भाई तेरा काम कुछ और है, जैसे मेरा काम पढ़ाने का है बट साथ साथ में मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग भी कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, आपको प्लान बना के भी दे रहा हूं पैसे लेके, तो भाई मुझे भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर होना पड़ेगा। सो पार्ट टाइम मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म फॉर कंसिडरेशन पैसा लेके जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ में who is also engaged in any other business activity और एम्प्लॉयमेंट, जो कहीं और काम करता है या जॉब करता है। समझो मैं जॉब करता हूं, साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी काम भी कर रहा हूं, जॉब तो कर ही रहा हूं, जॉब खत्म हो जाता है उसके बाद 6 बजे फ्री हो जाता हूं, 6 बजे बाद अपनी दुकान खोल के बैठ जाता हूं, आओ आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बना के देता हूं, 6 से 9 वो काम करता हूं, तो आई एम पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और मुझे भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सारी कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले
पार्ट टाइम एडवाइजर जो है उसको आफ्टर अमेंडमेंट उसको ऐड कर दिया गया है। दूसरा क्या बोला गया, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये आया हुआ है कि भाई पहले क्या था, पहले उनको लग रहा था नेटवर्थ या नेट टेंजिबल एसेट मेंटेन करनी पड़ती थी, अब वो निकाल दिए। अब उनको क्या मेंटेन करना है, डिपॉजिट मेंटेन करना है एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। अच्छा, अमेंडमेंट शीट्स में आपको डिपॉजिट का लिमिट नहीं दिया है, ठीक है ना, बट लिमिट 1.5 लाख 3 लाख ऐसी लिमिट दी हुई है। मैं लिमिट आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। तो सिर्फ क्या आ गया है बेटा, आपका डिपॉजिट रिक्वायरमेंट आ गया है। काय का रिक्वायरमेंट आ गया है बेटे, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट आ गया है। जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको 1 मिनट देना, मुझे 1 मिनट देना। ये तो इसी आईपीएल है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। आपको मैं आपको ये राशि है। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरी, हैंड नोट्स दोस्तों। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरी, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरी कहाँ दिख रहा है, चैप्टर नंबर सिक्योरिटीज मार्केट दिया हुआ है, पहला ही दिया हुआ है, सॉरी, है ना, ये देखो पेज नंबर 3। ओके, ये रहा, दिख रहा है आपको। नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अगर वो नॉन इंडिविजुअल है तो 50 लाख, इंडिविजुअल है तो 5 लाख, 50 लाख और 5 लाख बराबर है ना। तो ये लिमिट को चेंज कर दिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की डेफिनेशन जो है, पर्सन कंसिडरेशन प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो इसके अंदर आप क्या कर लोगे बेटे, आपको ऐड कर लेना है, क्या ऐड कर लेना है बेटे, एंड इंक्लूड्स पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो सिंपल सी डेफिनेशन में क्या चेंजेस है समझ में आ गया। पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्थ वाली जो है ना वो निकाल दिया है, खत्म। अब उनको बोला है कि आपको क्या मेंटेन करना है, कुछ डिपॉजिट मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है बेटे, डिपॉजिट मेंटेन करना है। कितना डिपॉजिट मेंटेन करना है ये रेगुलेशन में नहीं दिया है, नहीं रेगुलेशन में दिया है, आपके अमेंडमेंट शीट में नहीं दिया है, तो मैं आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको डिपॉजिट शैल बी विद द शेड्यूल बैंक मार्क एज लीन इन फेवर ऑफ बॉडी और बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सुपरविजन। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने कुछ पैसा शेड्यूल बैंक के पास डिपॉजिट रखना है, ठीक है ना। तो एंड वो पैसा डिपॉजिट कैन बी यूटिलाइज फॉर अनपेड ड्यूज अराइजिंग फ्रॉम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अच्छा, आपके ऊपर कोई केस हो गया, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के ऊपर केस हो गया, उसको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तो वो जो डिपॉजिट पड़ा है ना उसमें से वो पैसा दिया जा सकता है दोस्तों। तो पहला चीज ये हो गई है बेटे, सिंपल है। तो पहला अमेंडमेंट क्या आ गया बताइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में क्या अमेंडमेंट आया है। तो अमेंडमेंट हमको समझ में आ रहा है, पहला हमको ये समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के केस में हमको पहला ये समझ में आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे आता हूँ। पहला तो हमको ये समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कि भाई अब डेफिनेशन में चेंज करके पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरी चेंज क्या हुई है, जो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है वो निकाल दिया है। अब उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा। किसके पास, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास। एज से भी जितना बोलेगा उतना डिपॉजिट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर कितना है बताओगे, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। लिमिट दी हुई है बट मैं नहीं बताना चाहता आपको, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है। बाकी वैसे 1.5 लाख 3 लाख कुछ लिमिट दी हुई है, बट आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, प्रिस्क्राइब डिपॉजिट शैल बी मेंटेन विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। और तीसरी चीज, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक नई चीज ऐड कर दी, और वो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा भाई। इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए करना चाहूंगा कि ये चीज जो है ना आजकल हर कोई यूज कर रहा है, ये चीज आजकल हर कोई क्या कर रहा है बेटे, यूज कर रहा है। और मैं चाहता हूं ये चीज जो है, जो आप यूज कर रहे हो, है ना, ये चीज जो आप यूज कर रहे हो उसको होना चाहिए। तो क्या बोला गया, न्यू क्लॉजेस अंडर जनरल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। न्यू क्लॉजेस अंडर व्हाट बेटा, आपका जनरल ऑब्लिगेशन। तो क्या दिया है ध्यान से सुनना। मैं 1 मिनट चार्जर मंगा लूँ क्या, डिस्चार्ज हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा भाई। हाँ जी अरे सुनना, इसका चार्जर लेके आना ना, क्या बोलते हैं, टाइप सी चार्जर, और आईफोन दोनों का भी चार्जर लेके आना, और आईफोन का नॉर्मल वाला लाइटनिंग वाला, और पानी का बोतल ले आना ऊपर से, ठीक है। ओके, तो क्या ऐड हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा यार, एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनिए। क्या आज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एआई यूज करते हैं? हाँ, एआई आजकल हर कोई यूज करता है। चैट जीपीटी यूज करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। मैंने भी कहीं कहीं जगह चैट जीपीटी से, आपका ये देखो, ये जो कंपैरिजन वाला चार्ट है ना, ये चैट जीपीटी से बनवाया है, डेटा मैंने दे दिया, कंपेयर करके उसने बना दिया। तो आजकल क्या हम चैट जीपीटी यूज करते हैं? जी हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। या फिर वो जेमिनी वगैरह, जेमिनाई वगैरह हम लोग यूज करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी एआई टूल यूज करता है, लेकिन एआई में साला लफड़ा भी है, कभी कभार गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे हुआ क्या, मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है, कभी कभार हम लोग भी क्या करते हैं, समरी बनाने के लिए एआई का वगैरह का यूज करते हैं। तो एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, इसी आईपीएल की बात बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ बेटे।
मैं कंपटीशन एक्ट का समरी बना रहा था, ठीक है ना, कि मैं चेक कर रहा था, नया नया आया था चैट जीपीटी कैसे बना के देता है, तो मैंने कंटेंट डाला, मेरा नोट्स डाला, उसमें मैंने बोला कि इस पैराग्राफ का समरी बना के दो, बनाया, और वो प्रोसीजर में पढ़ रहा हूँ तो साला कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। फिर मैंने बोला कि उसको पूछा कि भाई चैट जीपीटी ये तूने जो दिया है वो सही दिया है, तो बोलता है लेट मी चेक। फिर मैंने मैंने डाला कि नहीं दिस प्रोविजन इज दिस, मतलब मैंने सही प्रोविजन उसमें डाला, फिर बोले हाँ आई एम सॉरी। अरे मैं बोला तेरी सासू सॉरी। सो एआई जो आपको डेटा देगा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कभी कभार याद रखना 100% एआई पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने क्या करा, सुनना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने क्या कर दिया बेटे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने कर दिया कि भाई मैं भी क्या करूंगा आपको, है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या कर रहा है बेटे आपको, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको एआई टूल यूज कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट का डेटा कहीं जाना नहीं चाहिए बाबा। अगर तुम एआई वगैरह यूज कर रहे हो और तुम्हारा डेटा लीक हो रहा है, नहीं चलेगा। सो जनरल ऑब्लिगेशन में क्या ऐड कर दिया, पहला, एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ भाई, हाँ, सेकंड फ्लोर 69 फ्लोर, हाँ। तो क्या बोला है, एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स तो यूज कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ स्केल और पर्पस, इट्स सोनली रिस्पॉन्सिबल, तू रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट डेटा, क्लाइंट का डेटा कहीं जाना नहीं चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, तू लाइबल होगा। इंटीग्रिटी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन यूज फॉर एडवाइस, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने बोल तो दिया कि सेंसेक्स ने 20% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, और आपने आपके क्लाइंट को चिपका दिया कि भाई 20% रिटर्न दिया है, आप भी सेंसेक्स में डालो, बाद में पता चलता है कि 20% का डेटा गलत था, एआई ने जो डेटा दिया वो गलत दिया। तो भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जब एआई से यूज कर रहा है तो उसको डेटा को वेरीफाई कर, उसके बाद क्लाइंट को दे, आधी अधूरी बातें मत दे बेटे, आधा नॉलेज वैसे ही बहुत डेंजरस होता है। वैलिडिटी ऑफ एडवाइस जनरेटेड यूजिंग एआई आउटपुट, अगर आप एडवाइस दे रहे हो एआई आउटपुट यूज करके तो उसकी वैलिडिटी आप खुद चेक करिए, एंड कंप्लायंसेस विद ऑल लॉ इन फोर्स। सो दिस इज द जनरल ऑब्लिगेशन, ये ऐड कर दिया रिलेटेड टू एआई, जरूरी भी था, नहीं तो लोग क्या, हर कोई आज अपना क्या बन चुका है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाए, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर ग्रो कहीं भी किसी में डालता है, उसका आंसर आता है, एज इट चिपका देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपने खुद ने भी वेरीफाई करनी है वो इन्फॉर्मेशन, आपने खुद ने भी वो इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एआई को लेके तुम्हारी कुछ क्या बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, जो हमें देखना है। ये जिम्मेदारी किसकी है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ऐड करी गई है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और मैं बता दूं आपको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिसर्च एनालिसिस, दोनों में अमेंडमेंट सेम आया हुआ है। तो ये समझ में आ गया न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, पहला, क्लाइंट के डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है मेंटेन करने की। इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आप एआई टूल यूज करके डेटा अपने क्लाइंट को देते हो तो आपने उसका इंटीग्रिटी चेक कर लेना है। फिर वैलिडिटी चेक कर लेनी है, जो भी आपने एडवाइस दिया है बाय यूजिंग एआई आउटपुट एंड कंप्लायंसेस। फिर क्या बोला गया, नेक्स्ट वन, एवरी नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, नॉन इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है, कंपनी है, उसने अपॉइंट करना है कंप्लायंस ऑफिसर को, या फिर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, फिर वो सीए सीएस सीएम है। ये अमेंडमेंट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा रही, नहीं मेरे को जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा ये अमेंडमेंट। अमेंडमेंट पढ़ते टाइम मेरे दिल में इधर दर्द हो रहा था, रे सर क्यों दर्द हो रहा था। देखो इन्होंने क्या बोला है, जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो नॉन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नहीं है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उन्होंने किसको अपॉइंट करना है, आइदर कंप्लायंस ऑफिसर को, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो, या किसी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करो जो सीए है, सीएस है, सीएमए है, और जिसके पास एनआईएसएम का डिप्लोमा है, एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन है ना, एनआईएसएम का क्या है, सर्टिफिकेशन है। मेरे को अच्छा लगता था, मालूम क्या अच्छा लगता था, अगर इन्होंने लिखा होता अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हु इज कंपनी सेक्रेटरी हु आल्सो होल्ड अ रिलेवेंट एनआईएसएम सर्टिफिकेशन। यार हमको अकेले को देते तो अच्छा लगता, तीनों को दे दिए तो ठीक है। सो नॉन इंडिविजुअल ने क्या बोल दिया है भैया, नॉन इंडिविजुअल को क्या बोल दिया है कि भैया थोड़ा काम उनको आसान कर दिया है, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो। अगर कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर पाते हो तो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जो सीए है, सीएस है, सीएम है, एनआईएसएम का डिप्लोमा है, उनको अपॉइंट कर लो, है ना, एंड सेबी को एक अंडरटेकिंग दे दो, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंसेस, कि भैया हमने कंप्लायंसेस के लिए या तो कंप्लायंस ऑफिसर रखा है या तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो सीए सीएस सीएम है जिनके पास एनआईएसएम का डिप्लोमा है। तो आपके लिए फायदे में है, जब भी आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल क्लियर कर लो तो एनआईएसएम का डिप्लोमा कर लेने का, एक दो डिप्लोमा रिसर्च एनालिसिस का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कर लेने का, बहुत इजी होता है, ठीक है। सो ओल्ड, देखो यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया है, ओल्ड में नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट था, न्यू में डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है, कितना है नहीं बताया।
ओल्ड में एआई अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करी है, न्यू में एआई अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करी है। अगर एआई यूज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो देखो कंप्लायंस ऑफिसर में लिखा था फुल टाइम इंटरनल ऑफिसर मैंडेटरी, यार ये अच्छा था, पहले वाला ठीक है, ये अमेंडमेंट नहीं आना था यार, कि पहले क्या था कि भाई इंटरनली आपका कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर लो। अब क्या बोला है, या तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर लो, या तो इंडिपेंडेंट सीएस सीएस सीएमए से भी, जिसके पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेट है, उनसे क्या ले लेना, एक अंडरटेकिंग ले लेना और वो सेबी को दे देना। सेम चेंजेस रिसर्च एनालिसिस में हुआ है। पहला, पार्ट टाइम रिसर्च एनालिसिस ऐड कर दिया, डेफिनेशन तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटे। पार्ट टाइम क्या आ गया है बेटा आपका, रिसर्च एनालिसिस्ट ऐड कर दिया है। दूसरा डेफिनेशन भी सेम, अब नेटवर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है, जो आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ेगा। तीसरा, एआई अकाउंटेबिलिटी जो दिख रहा है आपको, एआई अकाउंटेबिलिटी क्लॉज सेम टू सेम है। और चौथा भी सेम टू सेम है कि नॉन इंडिविजुअल बंदा है, अगर नॉन इंडिविजुअल कौन है बेटा आपका, ये है रिसर्च एनालिसिस्ट है, RA है, रिसर्च एनालिसिस्ट है जो नॉन इंडिविजुअल है, तो उसने या तो कंपनी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल CSCS CMA को अपॉइंट करना है। तो चेंजेस दोनों में सेम टू सेम है दोस्तों, दोनों में क्या है बेटा आपका, सेम टू सेम है दोस्तों। फिर एक नई चीज रेगुलेशन 16C ला दिया, ये भी सब लोगों के लिए ला दिया। देखो यार बहुत आसान है, क्या लिया देखो, की प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 16C, इट कवर्स एनी पर्सन रेगुलेटेड बाय सेबी, जैसे ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है, म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिसिस्ट है, ठीक है ना। तो अगर वो एआई यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, एआई यूज कर रहा है, कोई भी एआई टूल यूज कर रहा है, तो उसकी प्राइवेटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एआई आउटपुट वो आपने चेक करना है। फुल कंप्लायंसेस करना है, वो एप्लीकेबल लॉ से भी आपके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन ले सकता है। तो ये प्रोविजन जो है 60C, ये सेबी ने क्या बोला कि ब्रोकर हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, रिसर्च एनालिसिस हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गया, डिपॉजिटर हो गया, ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम एआई यूज कर रहे हो तो वही जो एआई के टूल हम लोगों ने पढ़े हैं, क्लाइंट का डेटा सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। एआई से जो आउटपुट आएगा उसका एक्यूरेटी चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ऐसे ही नहीं कि एआई से कॉपी पेस्ट किया और चिपका दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। फिर एक नई चीज लाई है दोस्तों, जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिक्सेस। बहुत प्यारी चीज लाई है, अच्छी चीज लाई है, मतलब गलत तो नहीं लाई है। वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिक्सेस दोस्तों। तो क्या बोला गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक नई इंटरमीडियरी बनाने का सोचा हमने, हालांकि इंटरमीडियरी नई नहीं बनी है, एक नई इंटरमीडियरी क्या बनाने की सोचा, सुनना, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम द म्यूचुअल फंड से, फॉर एग्जांपल आई एम द म्यूचुअल फंड, या आई एम द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या मैं रिसर्च एनालिसिस्ट हूं समझो, और मैंने बोला कि पिछले 10 सालों में मेरे सारे क्लाइंट ने 25% रिटर्न जनरेट किया है। मैंने बोल दिया, इस चीज को कोई वेरीफाई करने वाला भी तो होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि मेरे पास रिटर्न जाके देख कौन है, इंसान है कि भगवान है, कितना रिटर्न जनरेट करवा के दिया है। जैसे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चालू करी, समझो मैंने क्या चालू किया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मैंने चालू करी, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जब वो पैम्पलेट बनाते हैं ना, उस पैम्पलेट में लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मालूम, क्या लिख दिया भाई, कि मैंने पास्ट में मेरे जितने भी मेरे पास क्लाइंट थे, मेरे पास 500 क्लाइंट है, 500 के 500 क्लाइंट को एक भी क्लाइंट 30% से नीचे का रिटर्न दिया ही नहीं है। मैंने सब मेरे क्लाइंट को 30% के ऊपर रिटर्न दिया। अब आप लोग ये पढ़ के चमक जाओगे, अरे वाह, कौन सा, मतलब हम लोग डिसीजन लेते हैं किस बेस पे लेते हैं कि इसने कैसी एडवाइस दी है। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, उसका रिव्यू देख के जाते हो, अब रिव्यू मैंने फेक डलवा दिए तो भैया तुम तो मिसगाइड हो गए, है ना। कोई रेस्टोरेंट है मेरा, मैंने रिव्यू डलवा दिए, 200 लोगों को बोला बैठो 500 रुपए दूंगा, रिव्यू डालो, चलो उन्होंने रिव्यू डाल दिया, 5 स्टार, क्या खाना आया है, मजा आ गया, लजीज, लाजवाब, शानदार, पलंग तोड़, ताबड़तोड़, आप सबने रिव्यू डाल दिया मेरे खाने का। तो अब जो नए बंदे रिव्यू देख के आएंगे वो तो फंस गए ना, आके यहाँ पे खाना खाने बैठे तो मतलब एकदम ही खराब खाना। तो वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिसिस्ट है, या जो भी ऐसी सर्विसेज देता है, उसने जो भी अपना डेटा बताया पास्ट का कि मैंने इतना रिटर्न जनरेट करके दिया है, वो उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी वो उसको पब्लिक कर सकता है। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं तो मैं तभी बोल पाऊंगा कि मैंने 20% रिटर्न दिया है अगर मैंने इस डेटा को वेरीफाई करवाया है। तो एक न्यू रेगुलेटरी लाया है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की जो आपने पास्ट में रिटर्न दिया या रिस्क दिया, जो आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने इतना रिटर्न दिया या ये रिस्क है, उसको वेरीफाई करवाओ। और ये वेरीफाई कौन करेगी? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। और
हमने ये काम भी CRA को दे दिया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बोला कि देखो तुम्हारा काम क्या है, रेटिंग देना, तुम्हारा काम क्या है, रेटिंग देना, आओ तुमको एक और काम देते हैं, जाओ खुश हो जाओ। तुमको एक और काम क्या देते हैं, आपने वेरिफिकेशन करना है ऑफ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न। तो किसको अप्लाई है, देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, रिसर्च एनालिस्ट को, अल्गो प्रोवाइडर को और एनी अदर इंटरमीडिएरी को जो सेबी के साथ हैं, उनको क्या बोला है, क्या बोला है, इट अप्लाइज व्हेन सच इंटरमीडिएरी मेक क्लेम ऑफ रिटर्न। अगर आप कोई क्लेम करते हो रिटर्न का, परफॉर्मेंस का या प्रॉफिटेबिलिटी का, तो उनको अपना क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, एक रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिसेस करवाना पड़ेगा। मस्ट बी वेरीफाइड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी टू एक्ट एज अ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो अब जो जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका एक और काम बढ़ गया, अच्छा हो गया ना, उनका स्कोप बढ़ गया है कि भैया अब तुम क्या करोगे, जितना भी ये लोग जो डेटा देते हैं ना कि हमने इतना रिटर्न जनरेट करवा के दिया, इतना करके दिया, ये करके दिया, उस डेटा को वेरीफाई करो। और वेरीफाई कौन करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और तो जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर कर लेना एज अ वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिसेस। दोस्तों गॉट द पॉइंट, बढ़िया अमेंडमेंट था, अच्छा अमेंडमेंट था। आइए IFSCA के अमेंडमेंट पे आते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट है ये भी। हालांकि ये अमेंडमेंट है ना कॉपी पेस्टेड है फ्रॉम सेबी एक्ट। आपको पता है सेबी एक्ट में हमने दो चीजें देखी थी, क्या देखी थी सेबी एक्ट में, दो चीजें, एक देखा था इनफॉर्मल गाइडलाइंस, मतलब याद आ रहा है ना, इनफॉर्मल गाइडलाइंस देखा था, उसमें दो चीजें देखी थी। इनफॉर्मल गाइडलाइंस, सेबी की जो इनफॉर्मल गाइडलाइंस है उसमें हमने दो चीजें देखी थी। कौन सी दो चीजें देखी थी, नो एक्शन लेटर, इंटरप्रिटेटिव लेटर। ये दो चीजें IFSCA ने भी ऐड कर दी। IFSCA के इनफॉर्मल गाइडलाइंस आ चुके हैं। IFSCA तो हमको पता ही है दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो IFSCA के अंदर दो, मतलब उन्होंने गाइडलाइंस लाई है, इनफॉर्मल गाइडलाइंस। अगर आप IFSC में कोई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो, IFSC में कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, IFSC में कोई सर्विसेज देना चाहते हो और आपको उसके रेगुलेटरी प्रोविजन को लेके डाउट है, तो भाई सीधा किससे पूछ, IFSCA से पूछ। तो एंटिटीज लाइसेंस, रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज और ऑथराइज्ड बाय IFSC, जो IFSC में काम करना चाहते हैं वो नो एक्शन लेटर और इंटरप्रिटेटिव लेटर के अंदर क्या कर सकते हैं। नो एक्शन लेटर में आप पूछ सकते हैं कि कौन से प्रोविजन हमको फॉलो करना है बताइए, और इंटरप्रिटेटिव लेटर के अंदर आप क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। IFSCA को आपने रिक्वेस्ट करी, वो 30 दिन के अंदर आपको क्या दे देगी, गाइडलाइंस दे देगी, 30 दिन के अंदर आपको गाइडेंस दे देगी दोस्तों। और वो कॉन्फिडेंशियली ट्रीटमेंट भी आपका रखेगी, कितने दिन का, 90 दिन तक का, किसी को नहीं बताएगी। 90 दिन का कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट ग्रांट कर सकती है। फीस है कितना, $1,000 पर रिक्वेस्ट, बहुत फीस है भाई। IFSC बहुत पैसा कमाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 80 भी कर लो, ठीक है ना, तो भी कितना हो गया, 80,000 रुपए हो गए, तो 80,000 रुपीज, समझ रहे हो, एक रिक्वेस्ट का। तो गाइडेंस इज नॉट बाइंडिंग ऑन IFSC एंड कैन नॉट बी अपील्ड। हाँ, IFSC ने आपको गाइडेंस दिया, आप उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दोगे तो ये अपीलेबल नहीं है दोस्तों। ये एक क्या बोलते हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको, इन एडिशन सर्विस दे रहे हैं। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट बेटा, आपका IFSC। अच्छा, दूसरा IFSC में अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेके लाना चाहते हो, क्या लेके आना चाहते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम का वैलिडिटी इनिशियली 6 महीने था, अब उस 6 महीने की जगह 12 महीने वैलिडिटी दे दी है। मतलब अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम बनाया है तो वो 12 महीने के लिए वैलिड है, 12 महीने के अंदर वैलिड है। पहले 6 महीने था, अब कितना है बेटा, 12 महीने, थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया दोस्तों। अच्छा फिर मिनिमम कॉर्पस फॉर वेंचर फंड है ना, या फिर रिस्ट्रिक्टेड स्कीम, अगर आप कोई फंडिंग वाली स्कीम लॉन्च करना चाहते हो तो वहां पे पहले ऐसा था 5 मिलियन की फंडिंग आपका चाहिए था, अब कॉर्पस जो है 5 मिलियन से 3 मिलियन कर दिया आपको। तो IFSC को लेके हमने कितनी अमेंडमेंट लाई है बेटे, 2 अमेंडमेंट लाई है। IFSC को लेके हमने कितनी अमेंडमेंट लाई है बाबा, 2 अमेंडमेंट। एक मिनट, IFSC वाला अमेंडमेंट ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए। तो क्या बोला गया IFSC में लेके 8 अप्रैल का अमेंडमेंट है, क्या बोला गया दोस्तों, की चेंजेस इंक्लूडिंग इंक्रीज वैलिडिटी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर PPM प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जो पहले 6 महीने का था 12 महीने कर दिया। रिड्यूस मिनिमम कॉर्पस रिक्वायरमेंट ऑफ $3 फ्रॉम 5 फॉर वेंचर कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड स्कीम। तो जो भी वेंचर कैपिटल स्कीम अगर आप लेके आना चाहते हो, मतलब लोगों से पैसा फंड, वेंचर कैपिटल की स्कीम अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, तो पहले मिनिमम कॉर्पस लगता था 5 मिलियन, अब उसको कर दिया है 2 मिलियन। और प्राइवेट प्लेसमेंट लाके अगर फंड रेस करना चाहते हो तो उस प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम का वैलिडिटी पहले था 6 महीने, अब उस वैलिडिटी को कर दिया है 12 महीने। तो कुछ अच्छा काम किया है बेटे आपका, यस बिल्कुल अच्छा काम किया है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट बेटा आपका चैप्टर नंबर 7 का अमेंडमेंट, ठीक है, बढ़िया अमेंडमेंट था, अच्छा अमेंडमेंट था। क्या अमेंडमेंट था, IFSC ने कौन से गाइडलाइंस ला दी है, इनफॉर्मल गाइडलाइन स्कीम। इनफॉर्मल गाइडलाइन स्कीम, इनफॉर्मल गाइडलाइंस क्या होता है, ये हमने सेबी एक्ट में पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अमेंडमेंट बता रहा हूँ।
तो अमेंडमेंट यही है कि अगर आपको आईएफएससी में कुछ स्टार्ट करना है और आपको कोई प्रोविजन में कंफ्यूजन है, डाउट है, तो भैया सीधा किससे पूछ, आईएफएससी से पूछ ले, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है भाई, तू आईएफएससी से पूछ ले, ठीक है ना, उससे पूछ ले इन्फॉर्मेंट गाइडलाइंस के तहत। उसका फीस लगेगा, वो 30 दिन में रिप्लाई भी कर देगा। तो आप जैसे ही अप्लाई करोगे आईएफएससी 30 दिन में रिप्लाई कर देगा, आपको कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट भी देगा, कितने दिन की, 90 दिन की। चलिए चैप्टर नंबर 8 का अमेंडमेंट बहुत 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 प्यारा है। पहला है दोस्तों आईसीडीआर का अमेंडमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और खासकर इसमें अमेंडमेंट हुआ राइट इशू में। राइट इशू में अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये अमेंडमेंट सारे लिख लेना, रिस्पेक्टिव चैप्टर के एंड में लिख देना, या तो अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर के एंड में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सेबी में रिटर्न अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मेरी बात ध्यान सुना, हमें पता है हमने आईपीओ एफपीओ लाया, तो हम जब भी आईपीओ या एफपीओ लेके आते हैं तो हम ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में सेबी क्या करता है, अपना कमेंट देता है। तो सेबी आपको रिटर्न कर सकता है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कि नहीं नहीं जा लेके जा। क्यों रिटर्न कर सकता है? क्योंकि उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी, वेग थी, क्योंकि तुमने इतना रिपीटेशन किया था, सेबी पढ़ते पढ़ते देख रहा ऊपर भी वही नीचे भी। तीसरा, हैज रिस्क फैक्टर नॉट प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड अनएम्बिगियस टर्म्स, जो भी रिस्क है आईपीओ एफपीओ का उसको तुमने सही तरीके से बताया नहीं है। मतलब ऐसी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिया, आप मेरे को होमवर्क करके आए, और आपने क्या होमवर्क किया वो आपको खुद को रीड करने को सुन नहीं आ रहा है। मैंने बोला चल रीड करके सुना, हाँ मैंने बोला चल रीड कर, तूने होमवर्क क्या लिखा है जरा बता मेरे को। वो रीड कर रहा है, उसको खुद को नहीं जम रहा है। मैं बोला चल वापस कर। तो वैसे ही ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न हो सकता है। रिटर्न कब होगा? जब उसका लैंग्वेज सही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा ली है, या इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, या रिस्क फैक्टर को सही तरीके से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो हाँ, आपको जब रिटर्न किया तो आप रीसबमिशन कर सकते हो, उसका कोई फीस नहीं लगेगा आपको अलग से, ठीक है। और अगर आपने रीसबमिशन नहीं किया तो फीस रिफंड भी नहीं होगी, याद रखना, फीस रिफंड भी नहीं होगी। इशूअर मस्ट विद इन 2 days ऑफ रीसबमिशन मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, जैसे रीसबमिशन किया उसके 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना। आई थिंक ये तो हमको पता ही है ना, ये हमको पता ही है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का लॉक इन कितना होता है, हमको पता ही है, 3 साल के लिए लॉक इन होता है। फिर उसके बाद बोला पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, आईपीओ एफपीओ ओपन कितने दिन के लिए होता है? मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 10 days, और कोई फोर्स मेजर होता है तो उस पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले था 3 दिन के लिए एक्सटेंड करोगे, लेकिन अब आप 1 दिन के लिए भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीओ आया, मैंने 3 दिन के लिए ओपन करना है, मैक्स टू मैक्स 10 दिन के लिए, मैंने 5 दिन के लिए ओपन किया। अब लेट से उस टाइम पे बैंकिंग स्ट्राइक हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, तो मैं उस पीरियड को एक्सटेंड करना चाहता हूं। तो अर्लियर ऐसा था कि कम से कम 3 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन अब एक्सटेंशन आप 1 दिन के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैंने 5 दिन के लिए इशू ओपन किया, फिर 1 दिन और एक्सटेंड मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली याद रखना, एक्सटेंशन के साथ 10 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते, 10 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते दोस्तों, ठीक है। प्राइसिंग एडजस्टमेंट, प्रेफरेंशियल इशू और क्यूआईबी में, जब हम प्रेफरेंशियल इशू और क्यूआईबी का जब हम प्राइसिंग निकालते हैं, ये मैंने पढ़ाया लेक्चर में आपको, तो कोई भी ऐसा मटेरियल इवेंट की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हुई है, तो उतना फ्लक्चुएशन, वो उस दिन एकदम से प्राइस बढ़ गई है, वो प्राइस को कंसीडर मत करना, क्योंकि वो किसकी वजह से हुआ है, वो कोई मटेरियल इवेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। वो इजी था, हमने देखा होता ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, ओमिशन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी पढ़ा है मैंने कि पहले आईपीओ के अंदर 1% आपको डिपॉजिट रखना पड़ता था, अब निकाल दिया है वो डिपॉजिट निकाल दिया है। ओके ओके, उसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनना क्या बोला गया, नेक्स्ट वन है आउट। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा था दोस्तों, इन एलिजिबिलिटी। इन एलिजिबिलिटी हमने क्या देखा था कि आईपीओ का इन एलिजिबिलिटी देखा था, हाँ देखा था इन एलिजिबिलिटी। इन एलिजिबिलिटी की 5 कंडीशन हमने देखी थी, है ना, हैंडेड नोट्स दिखा दूं क्या आपको। इन एलिजिबिलिटी की कितनी कंडीशन देखी थी? 5 कंडीशन हम लोगों ने देखी थी बेटे, ठीक है ना। इन एलिजिबिलिटी की कितनी कंडीशन देखी थी? 5 कंडीशन देखी थी। एक मिनट, आईसीडीआर चैप्टर नंबर 8, 56 पेज नंबर। हाँ, तो देखना, इन एलिजिबिलिटी की पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी? इन एलिजिबिलिटी में हम लोगों ने, एक मिनट, ये रहा इन एलिजिबिलिटी, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी की पहली कंडीशन ये देखिए, ये वाली कंडीशन देखिए, अगर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटी अगर पेंडिंग है तो आप क्या नहीं ला सकते? आईपीओ नहीं ला सकते। उसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है ईसॉप, ऑलरेडी एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है? ईसॉप। तो वही एक्सेप्शन है कि अगर शेयर्स कौन से आउटस्टैंडिंग है ईसॉप में, एम्प्लॉय ऑप्शन के कोई भी शेयर आउटस्टैंडिंग है, जैसे सार में कोई शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में क्या बोला गया है कि आप ला सकते हो। तो दिस इज नॉट द अमेंडमेंट, पुराना वाला ही है, मैंने सारे ले लिए हैं आईसीडीआर के अमेंडमेंट। ये वाला अमेंडमेंट हमारे लिए जरूरी है कि भैया
अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, द इश्यूअर मस्ट अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। जब भी आप आईपीओ लेके आ रहे हो, पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, आपको किसको अपॉइंट करना है? कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। वो भी हम लोगों ने देखा है। तीसरी वाले ये भी हम लोगों ने देखा है, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी मस्ट बी ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स एटलीस्ट कितने दिन के लिए? 21 डेज के लिए। किस दिन के लिए पब्लिक कमेंट के लिए क्या होता है बेटे? आपका ओपन होता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी देखा, अनाउंसमेंट ऑफ प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस आपको अनाउंस करना होता है। कितने दिन पहले अनाउंस करना पड़ेगा? एटलीस्ट 2 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। ठीक है ना, 2 डेज बिफोर व्हाट बेटा? आपका ओपनिंग ऑफ इशू दोस्तों। तो जब इशू ओपन होगा एंड उसके 2 दिन पहले आप क्या करोगे बेटे? आपका बिफोर ओपनिंग थ्रू प्री इशू, तो जिस दिन भी आपका इशू ओपन होगा उसके 2 दिन पहले क्या करना पड़ेगा आपको? एक प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बोला रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्री आईपीओ ट्रांजेक्शन। क्या बोला गया? रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्री आईपीओ ट्रांजेक्शन। तो जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया टिल दी ऑफर डॉक्यूमेंट क्लोज, जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया और जब तक इशू क्लोज नहीं होता, जितने भी प्रमोटर ने और प्रमोटर ग्रुप ने कोई ट्रांजैक्शन किए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज को 24 आवर्स के अंदर बता देना है। सुनना, जिस दिन हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, वहां से लेके तो ऑफर क्लोज नहीं होता, इशू क्लोज नहीं होता, इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी अगर प्रमोटर ने कोई ट्रांजैक्शन किया है 24 आवर्स के अंदर हमें सेबी को बताना है। एंड एनी प्री आईपीओ और प्री ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज इन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, अगर प्रमोटर ने कोई भी क्या करा है बेटे? आपका प्री आईपीओ या प्री ऑफर प्लेसमेंट के पहले कुछ भी ट्रांजैक्शन किए हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपको बताते हुए चलना है दोस्तों। राइट इशू इंपॉर्टेंट है, राइट इशू इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना। एक बार इसके पहले मैं आपको राइट इशू दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको एक बार राइट इशू दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, राइट इशू में आपको एक बार हैंड नोट से ओपन करना। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। ठीक है, ये ईसोप है। ओके, ये रहा राइट इशू। यार ये देखिएगा, राइट इशू में सबसे पहले एक बार राइट इशू पढ़ ले हम लोग। देखो, राइट इशू मतलब शेयर किसको दे दें? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, राइट इशू आपको आईसीडीआर कब लगता है? जब ऑफर साइज कितना है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है ना, तो ही आपको आईसीडीआर लगता है। मैं पहले पुराना वाला बता दे रहा हूँ आपको। फिर आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको फाइल करना पड़ता है? सेबी एंड को, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। फिर बोला है एंटिटीज नॉट टू मेक एन राइट इशू। राइट इशू कौन नहीं ला सकता? कंडीशन नंबर आईपीओ की 1, 2 और 4 कंडीशन है, मतलब इशूअर, प्रमोटर, ग्रुप ऑफ प्रमोटर, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर ऑफ द इशूअर आर डीबार फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, तो आप राइट इशू नहीं ला सकते। प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर आर आल्सो प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच कंपनी इज डीबार, तो भी आप राइट इशू नहीं ला सकते। और आपका प्रमोटर और डायरेक्टर क्या है? फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, मतलब विलफुल डिफॉल्टर वाला ला सकता है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। इसमें एक और कंडीशन देखी थी, अगर प्रमोटर, इशूअर, डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है तो प्रमोटर कैन नॉट रिनाउंस हिज राइट, और रिनाउंस करना भी है तो विद इन प्रमोटर ग्रुप कर सकता है। विद इन क्या कर सकता है बेटे? प्रमोटर ग्रुप कर सकता है। क्या ये कंडीशन क्लियर है? अब इसके अंदर बहुत सारी चीजों में क्या आया है बेटे? बदलाव आया है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। पहला, जो 50 करोड़ का कैप था वो निकाल दिया है, मतलब अब जितनी भी कंपनी राइट इश्यू लेके आ रही है उसको आईसीडीआर फॉलो करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, मतलब इफ राइट इश्यू में पहला अमेंडमेंट, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कि भाई पहले ऐसा था कि राइट इशू 50 करोड़ से ज्यादा का था, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का था तो ही आईसीडीआर लगता था। अब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, कितने का भी आप राइट इशू लेके आओगे तो आपको आईसीडीआर लग जाएगा। दूसरा, राइट इशू अलाउड ही नहीं है अगर आपके शेयर सस्पेंडेड है या डिसिप्लिनरी मेजर एक्शन आपके ऊपर लिया गया है ऑन द रेफरेंस डेट। अगर कंपनी के शेयर सस्पेंडेड है तो आप क्या नहीं लाओगे बेटे? है ना, आप क्या नहीं लाओगे बेटे? आपका राइट इशू नहीं लाओगे। तो पहली चीज तो वो। दूसरा, दूसरा क्या बोला गया है? ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल विद स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है दोस्तों? अब आपको देखो, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को फाइल करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट देखो, एक होता है ड्राफ्ट लेटर ऑफर, एक होता है लेटर ऑफर। ड्राफ्ट मतलब जो फाइनल नहीं है, लेटर ऑफर मतलब जो फाइनल हो चुका है। तो पहले कैसा था कि ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को बोलोगे, फिर सेबी ऑब्जर्वेशन देगा, फिर वो फाइनल होगा। अब ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को देने की जरूरत ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज को दे देना बस। जब स्टॉक एक्सचेंज से दे दोगे फिर फाइनल हो जाएगा। फाइनल किसको भेज देना? आपको सेबी को दे देना दोस्तों, और सेबी उसको कहां डाल देगी बेटे? वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे लॉजिक भी दिया हूं,
स्पीड अप प्रोसेसिंग फॉर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, थोड़ा स्पीड अप हो गया है। पहले क्या होता था, हम ड्राफ्ट लेटर ऑफर लेके सेबी के पास जाते थे, सेबी अपना ऑब्जर्वेशन देता था, फिर हम चेंज करते थे, फिर सेबी स्टॉक एक्सचेंज को देते थे। अब क्या बोला, रुक जा भाई, ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को मत दे, किसको दे, स्टॉक एक्सचेंज को दे। स्टॉक एक्सचेंज को चेंजेस बताएगा तो बता के उसको अपडेट करके फाइनल लेटर ऑफर किसको दे देना, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज को दे देना। तो काम आसान हो गया है। सेबी का काम थोड़ा सा क्या कर दिया बेटे, कम कर दिया। डन, यहां तक डन 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 डन। चलिए यहाँ पे ये पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है। क्या बोला गया है, प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट रिनाउंस राइट एक्सेप्ट विद इन द ग्रुप और टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। सो रिनाउंसिएशन का रिस्ट्रिक्शन देखो, हमने देखा था जो विलफुल डिफॉल्टर है या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, तो अगर वो राइट इशू लेके आ रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर है कंपनी या कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के डायरेक्टर, विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है और वो राइट इशू लेके आ रहे हैं, तो वो रिनाउंस नहीं कर सकते। रिनाउंस करना है तो सिर्फ किसको करोगे, सिर्फ किसको करोगे बेटे, आप सेम प्रमोटर ग्रुप को करोगे। यहां पे क्या ऐड कर दिया है, प्रमोटर ग्रुप तो अलाउड है ही है, और स्पेसिफिक इन्वेस्टर डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट। और आप क्या कर सकते हो बेटे, जो जिसको भी रिनाउंस करना है उसका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में डाल दो, लेटर ऑफर में डाल दो बेटे। फिर बोला अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरी, issuer must appoint SEBI registered intermediary, merchant banker no longer mandatory for right issue। अच्छा, राइट इशू लाने के लिए मर्चेंट बैंकर की जरूरत नहीं है, और जो भी इंटरमीडिएट अपॉइंट करोगे सेबी के पास रजिस्टर होना चाहिए। मस्ट अपॉइंट बैंकर टू एन इशू एंड रजिस्ट्रार विद डिपॉजिटरी कनेक्टिविटी, मतलब जो भी बैंकर टू एन इशू और रजिस्ट्रार को अपॉइंट करोगे उसका कनेक्टिविटी किसके साथ होना चाहिए, डिपॉजिट के साथ होना चाहिए दोस्तों। फिर बोला है नेक्स्ट वन, बोला क्या है दोस्तों, डिस्क्लोजर इन ड्राफ्ट लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी ड्राफ्ट लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट में जो भी आप डिटेल दोगे वो ट्रू होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना, 6 महीने से पुरानी होनी नहीं चाहिए दोस्तों। मैंडेटरी डिस्क्लोजर इफ इश्यूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर इज विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडुलेंट बोरोवर, इंक्लूड डिटेल ऑफ क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट इन डीमैट अकाउंट। ये तो हमने पढ़ाई है। अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है और आप राइट इशू लेके आ रहे हो, तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा कि हमारे प्रमोटर और डायरेक्टर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर है, और राइट एंटाइटलमेंट आपको बताइए डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। फिर बोला पब्लिकली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है या लेटर ऑफ ऑफर जो है वो वेबसाइट पे डाल देनी है आपको, ठीक है ना। किसको डाल देनी है बेटे, वेबसाइट को डाल देनी है, एक स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे आ जानी चाहिए, कंपनी के वेबसाइट में आ जानी चाहिए, और किसी ने अगर मांगा है तो ही उसको सप्लाई करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। फिर बोला इशू प्राइस एंड टाइमलाइन। सो क्या बोला, ओपनिंग विंडो एंड सब्सक्रिप्शन पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, नो विड्रॉल आफ्टर क्लोजिंग। एक बार हो गया उसके बाद क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, एम्प्लॉय रिजर्वेशन एंड फास्ट ट्रैक इशू रिमूव दोस्तों, राइट इशू के केस में, है ना, राइट इशू के केस में फास्ट ट्रैक इशू जो वाला है वो निकाल दिया है। राइट इशू में कोई फास्ट ट्रैक नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है सब राइट इशू के लिए। और एम्प्लॉय रिजर्वेशन, पहले ऐसा था कि राइट इशू अगर लेके आ रहे हो तो आप एम्प्लॉय को रिजर्व कर सकते हैं 2 से 5 लाख के लिए, वो निकाल दिया है। तो राइट इशू थोड़ा डिटेल बता दिया, राइट इशू थोड़ा सा डिटेल आ गया, ये एज इट इज लिख लेना दोस्तों। फिर बोला है मॉनिटरिंग और राइट इशू में भी आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा दोस्तों, मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। राइट इशू में भी आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा दोस्तों, मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एजेंसी याद आ रहा है ना, वो मॉनिटर करेगा कि लेटर ऑफर में जो बोला आपने पैसा वहीं लगाया है, जहां बोला है पैसा वहीं लगाया है। इसके लिए आपको मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो कौन होगी, CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। फिर डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है, तो डिस्पैच लेटर ऑफर प्लस फॉर्म एटलीस्ट कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने क्या करना है, वो लेटर ऑफर दे देना है दोस्तों। अलॉटमेंट टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर, स्पेसिफिक इन्वेस्टर मतलब जिसका नाम ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, राइट इश्यूज जो स्पेसिफिक इन्वेस्टर को दे रहे हो, है ना, उसका नाम ऑलरेडी आपने दिया है। मस्ट अप्लाई ऑन डे 1 बिफोर 11 AM, है ना। स्पेसिफिक इन्वेस्टर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर आप फ्रॉडुलेंट बोरोवर हो तो आप रिनाउंस कर रहे हो तो सेम प्रमोटर ग्रुप में करना, या स्पेसिफिक इन्वेस्टर किसको रिनाउंस कर रहे हो उसका नाम होना चाहिए। तो स्पेसिफिक इन्वेस्टर ने कब खरीदना, डे 1 पे ही, बिफोर वॉट बेटा आपका 11 AM के पहले, और उसका स्टेटस 11:30 बजे पता हो जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर फॉर राइट इशू और IDR, तो कंपनी सेक्रेटरी ही कंप्लायंस ऑफिसर बनेगा, ये तो खैर अच्छी चीज है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है बेटा, आपका ये बता दिया है, क्या बोलते हैं, मैंने कंपैरिजन बना दिया है, ये देख लेना बेटा। आ जाइए मेरी चांद पान की दुकान, तो सबसे सीन तो सबसे जहान, LODR नहीं, LODR नहीं है, हाँ, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, LODR नहीं है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के अमेंडमेंट है, चैप्टर नंबर 10 के अमेंडमेंट है, तो इस पे आ जाइए दोस्तों। तो क्या बोला गया सबसे पहले, रेगुलेशन नंबर 23(7) में चेंजेस आए हुए, क्या चेंजेस आए हुए देखना। रिकॉर्ड डेट फिक्स 15 डेज प्रायर टू पे आउट, जब भी जितने भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करोगे आप, जो भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करी उसका रिकॉर्ड डेट होता है,
डिविडेंड पे करने का वगैरह का, तो वो 15 दिन पहले बता देना, 15 दिन पहले ही रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर देना 23 में, ठीक है ना, तो पहले से ही आपको पता चल जाए। दूसरा, कंप्लीट सब्सटीट्यूशन ड्यूअल स्टेज डीटी ड्यू डिलीजेंस सेपरेट फॉर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये हमने पढ़ा ऑलरेडी। आपको बताया जब हम नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का इशू आता है तो ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट कौन देता है? डिबेंचर ट्रस्टी। जब नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का क्या आता है बेटा, आपका इशू आता है, तो उसका ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट कौन देता है? आपका डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी ने सेपरेट देना है ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। अगर सिक्योर्ड इशू आ रहा है तो उसका अलग देना है, अनसिक्योर्ड आ रहा है तो उसको अलग देना है। और डिबेंचर ट्रस्टी ने ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट टू। अब डिबेंचर ट्रस्टी का ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट प्राइवेट प्लेसमेंट अगर ला रही है तो भी मैंडेटरी है। तो ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर आप क्या इशू कर रहे हो बेटे, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो? नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो, तो पहला अमेंडमेंट क्या बोला गया है? नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के ऊपर डिविडेंड देते हो, तो डिविडेंड किसको मिलता है? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में या रजिस्टर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में है, तो उसका रिकॉर्ड डेट तुमको 15 दिन पहले डिसाइड करना है। मतलब तुम जिस दिन इंटरेस्ट देने वाले हो या जिस दिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने वाले हो, 15 दिन पहले ही रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर लेना, ताकि उनको दिक्कत ना हो, वो बेचेंगे नहीं ना, डिविडेंड लेके बेचेंगे भाई। दूसरा बोला है कि डिबेंचर ट्रस्टी ने, जब आपका खासकर डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इशू आता है तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, और डिबेंचर ट्रस्टी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देता है। तो सिक्योर्ड के लिए अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए हैं या अनसिक्योर्ड किए हैं तो दोनों के लिए अलग से दे दिया गया है। और तीसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आ रही है, क्या आ रही है बेटे? प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर, प्राइवेट प्लेसमेंट आ रहा है क्या बेटा आपका नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, तो उसके लिए भी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट कौन देगा? डिबेंचर ट्रस्टी देगा। ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन क्या बोला गया बेटा? द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विल नाउ बी ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ 5 डेज। पहले 7 दिन था, 5 दिन हो गया है ना। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पब्लिक कमेंट्स के लिए कितने दिन के लिए ओपन होगा? 5 दिन के लिए। मैं आपको एक बार इसके हैंड रिटन नोट्स ओपन कर दूं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आएगा सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी बेटे। बेटा चैप्टर नंबर 10 इशू लिस्टिंग 179, ठीक है, 179 में जाना है अपने को। अबे 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 बैटरी क्यों डिस्चार्ज होगी? 179, ये रहा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो पार्ट ए पार्ट बी तो हमने दिखाई है, ट्रस्ट डीड भी हम लोगों ने देखा हुआ है, ट्रस्ट डीड के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब इसको दे रहे हैं, फाइल कर रहे हैं ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक मिनट, नो रेडी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी हम लोग एप्लीकेशन देते हैं किसको, वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज को, जब भी हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं वो पब्लिक में डिस्क्लोज करता है, तो पब्लिक कमेंट के लिए कितने दिन के लिए ओपन करना पड़ेगा आपको? पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन होना चाहिए एटलीस्ट कितने दिन के लिए बेटे? 5 दिन के लिए ओपन होना चाहिए। पब्लिक कमेंट्स कितने दिन के लिए ओपन होना चाहिए बेटे? 5 दिन के लिए ओपन होना चाहिए बेटे। ये तो अमेंडमेंट हमने किया ही है, 15 दिन पहले डिसाइड करना है, पुराना वाला ही अमेंडमेंट था, मैंने करा दिया वापस से। हाँ ये 5 दिन का ही कराया बेटा मैंने आपको, तो ये अमेंडमेंट 5 दिन का ही मैंने करवाया है आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो चलो, ये अमेंडमेंट जो है ये आपका ऑलरेडी हमने लेक्चर में कवर किया है। अच्छा, एक नई डेफिनेशन आ गई है दोस्तों, ईएसजी डेट सिक्योरिटी। क्या डेफिनेशन ऐड करी है? ईएसजी डेट सिक्योरिटी। तो पहले ये देखना, यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन दी थी एकदम एंड में, है ना, एकदम एंड में डेफिनेशन दी थी ग्रीन डेट सिक्योरिटी, है ना, ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी थी। अब इन्होंने क्या कर दिया? ईएसजी सिक्योरिटी डिफाइन कर दिया है।
और ईएसजी सिक्योरिटी में ही किसको कवर कर दिया है, ग्रीन डेट सिक्योरिटी को कवर कर दिया है। तो थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया है। ईएसजी तो पता ही है ना, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, जो पैसा आप लेके कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे सोसाइटी पे लगाने वाले। तो ईएसजी डेट सिक्योरिटी डेफिनेशन ऐड कर दी है। तो क्या बोला गया, ईएसजी डेट सिक्योरिटी मींस ग्रीन डेट सिक्योरिटी। तो जो हमने ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन देनी है वो तो पढ़नी चाहिए, बट अब ग्रीन डेट सिक्योरिटी विल बी पार्ट ऑफ ईएसजी डेट सिक्योरिटी। मतलब ग्रीन डेट सिक्योरिटी किसका पार्ट बन जाएगा बेटा आपका, ग्रीन डेट सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ ईएसजी डेट सिक्योरिटी। तो क्या बोला गया, व्हाट इज ईएसजी डेट सिक्योरिटी का मतलब हो गया ग्रीन डेट सिक्योरिटी, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, चार चीजें ऐड कर दी है। ईएसजी डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन में चार चीजें ऐड कर दी है। ईएसजी डेट सिक्योरिटी में कौन सी चार चीजें आती है बताना, मेरे साथ बोलना। पहला ग्रीन डेट सिक्योरिटी, दूसरा सोशल बॉन्ड, तीसरा सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, और चौथा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। चौथा क्या है बेटा आपका, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वो उसी के अंदर, ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहां डाल दी है बेटे, वो डेफिनेशन ईएसजी डेट सिक्योरिटी में ऐड कर दी है। आ जाइए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ सीएमएसएल बेटे, एलओडीआर, 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 लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का अमेंडमेंट है दोस्तों, ठीक है ना। लिस्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये तो ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ हाफ ईयर डेफिनेशन ठीक है, वो इट्स नॉट रिलेवेंट, छोड़ देना। एक्सपांशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है दोस्तों, द टू न्यू एक्सक्लूजन, है ना, एक्सक्लूजन एडेड, मतलब ये दो ट्रांजैक्शन को भी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। अगर दोस्तों बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दोस्तों बैंक क्या एक्सेप्ट करती है बेटे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जैसे मुझे बताओ, बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, उनके खुद के डायरेक्टर है, वो भी अपना डिपॉजिट कहां एक्सेप्ट करेगा, बैंक में रखेगा ना। इफ आई एम आईसीआईसीआई का डायरेक्टर, मैं अगर आईसीआईसीआई का डायरेक्टर हूं तो मैं भी अपना पैसा डिपॉजिट कहां रखूंगा, आईसीआईसीआई बैंक में रखूंगा भाई। जिस बैंक में मैं हूं उसी बैंक में मैं अपना पैसा रखूंगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो acceptance of current or saving deposit by bank in line with RBI rules. So example दिया है, डायरेक्टर मेंटेनिंग अ सेविंग अकाउंट इन द सेम बैंक इज रूटीन, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा, रिटेल परचेज बाय स्टाफ डायरेक्टर व्हेन डायरेक्टर और एम्प्लॉय बाय द लिस्टेड एंटिटीज गुड्स और सर्विसेज एट अ प्राइस यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू ऑल स्टाफ और कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से मैं पूमा कंपनी में काम करता हूँ, या लेट्स से मैं एलजी कंपनी में काम करता हूँ। एलजी कंपनी का मैंने फ्रिज लिया, एलजी कंपनी का मैंने क्या लिया, फ्रिज लिया, और मैंने वो उसी प्राइस पे लिया विच इज अवेलेबल टू ऑल स्टाफ, जो सारे स्टाफ के लिए प्राइसिंग थी उसी प्राइस में। जैसे मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूँ, तो टाटा मोटर्स मेरे को कार देगा ना, देगा कि नहीं देगा, या मैं कार खरीदूंगा, मैं टाटा मोटर, आई एम वर्किंग इन टाटा मोटर्स, आई एम द एम्प्लॉय ऑफ टाटा मोटर्स, मैंने टाटा मोटर्स की कार खरीदी और एम्प्लॉय डिस्काउंट था उसके ऊपर 20%, और मुझे भी 20% डिस्काउंट पे मिला, तो मेरे को तो वही प्राइस मिली ना जो बाकी स्टाफ को मिल रही है या बाकी कस्टमर को मिल रही है। तो उस केस में मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में माना नहीं जाएगा। तो अगर आप आपके एम्प्लॉय के साथ नॉर्मल डील करते हो, ठीक है ना, अवेलेबल टू ऑल स्टाफ और कस्टमर, वही प्राइस पे करते हो, ठीक है, ऐसा। चलिए नेक्स्ट वन बोला गया है कंप्लायंस ऑफिसर एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। एवरी लिस्टेड कंपनी, बहुत बढ़िया बोला है। पहला क्या बोला है, एवरी लिस्टेड कंपनी, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे लिए, प्राउड वाली बात भी, अच्छी बात भी है। एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो एलओडीआर ने पहला क्या बोला सर, ये तो हमने पढ़ा ही था, रेगुलेशन नंबर 6, ये तो हमने पढ़ा ही था, रेगुलेशन नंबर 6 भैया, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर। हाँ हाँ, ये तो पढ़ा ही था। इसमें नई चीज क्या ऐड हुई पता है, तो ऑफिसर मस्ट बी होल टाइम एम्प्लॉय, मतलब जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय है, या वन लेवल बिलो द बोर्ड, या बोर्ड के एक लेवल नीचे वाला आदमी है, बोर्ड के 2 3 4 लेवल नीचे वाला आदमी नहीं है भाई। थोड़ा सीधा तान के बैठो भैया, नीचे वाला नहीं हूं मैं, बस एक लेवल नीचे वाला हूं, है ना, बोर्ड के लेवल के एक लेवल नीचे वाला आदमी माना जाएगा। तो इससे पे में बहुत फर्क पड़ता है, पैसों में बहुत फर्क पड़ता है बेटे, तो होता है ना, बहुत जगह लेवल वाइज सैलरी होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर का लेवल बोर्ड के एक लेवल से नीचे होगा, बस 2 लेवल या 3 लेवल नीचे नहीं होगा, एक ही लेवल नीचे हो सकता है मैक्सिमम, 1 लेवल बिलो द बोर्ड एंड केएमपी, एंड कंपनी का क्या है वो केएमपी दोस्तों। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज बोली, वैकेंसी 3 महीने में फिल आउट कर देना भाई। वैकेंसी कितने महीने में फिल आउट कर देना, 3 महीने में फिल आउट कर देना दोस्तों, 3 महीने के अंदर वैकेंसी फिल आउट कर देना बेटे। फिर बोला है फॉर कंपनीज अंडर एन अप्रूव्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान द सेम 3 मंथ लिमिट अप्लाइज फ्रॉम द प्लान अप्रूवल डेट। अच्छा कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है और कंपनी सेक्रेटरी छोड़ के गया है, तो वो 3 महीने कहां से होगा बेटा आपका, फ्रॉम द अप्रूव्ड डेट से, तो अप्लाइज फ्रॉम द प्लान अप्रूव्ड डेट। Until then, at least one full-time KMP must manage day-to-day affairs। मतलब यार कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई है, उसके पहले ही कंपनी छोड़ के चला गया, KMP छोड़ के चला गया, तो 3 महीने जिस दिन वो छोड़ के गया वहां से 3 महीने होंगे, या जिस दिन आपका रिजोल्यूशन प्लान बना वहां से 3 महीने। तो रिजोल्यूशन जैसे समझना,
नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी छोड़ के गया तो 3 महीने में वैकेंसी फिलअप करना है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी छोड़ के गया, उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, तो इंसॉल्वेंसी में प्लान बना होगा, रिजोल्यूशन प्लान बना होगा, वहां से 3 महीने के अंदर नए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है, ना कि वैकेंसी से। तो वैकेंसी से 3 महीने काउंट नहीं करेंगे, रिजोल्यूशन प्लान से 3 महीने काउंट करेंगे, और तब तक एक फुल टाइम केएमपी होना चाहिए। फिर एक बढ़िया चीज है, अर्लियर रूल रिगार्डिंग ज्वाइंट सर्टिफिकेट कंप्लायंस ऑफिसर प्लस रजिस्ट्रार कंफर्मिंग शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज ओमिटेड। अच्छा, ये हमने ईयरली कंप्लायंसेस में देखा था कि कंपनी सेक्रेटरी एंड रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ने मिलकर एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हमने सारा काम टाइम पे करा हुआ है, 30 दिन के अंदर किया हुआ है। आई थिंक इस पे हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया है ना, इसमें हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन भी हुआ है बेटे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यही बोला है कि ये डुप्लीकेशन काम था, 2-2 सर्टिफिकेट लगते थे, उसको एक को कैंसिल कर दिया है। बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आपको हैंड रिटन से। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या डिलीट हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 80। हाँ, ये कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लगता था किस चीज़ का, ये देखो ईयरली कंप्लाइंस में 2 बार है। एक क्या चीज़ का कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लगता था, साइन बाय कंप्लाइंस ऑफिसर और उसका रिप्रेजेंटेटिव विद इन 30 डेज। तो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट साइन करता था, और ये वाला कट कर देना, ये वाला निकल चुका है अभी आपका। क्यों निकल चुका है, देखो यार यहाँ पे एक और सर्टिफिकेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, ये रहा 49 वाला, तो एक रखा है, दूसरा वाला कैंसिल कर दिया है ना, डुप्लीकेट हो रहा था बहुत ज्यादा, सही भी बात है, ठीक है ना, गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट क्लैरिफिकेशन तो बताइए हमने, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज जो है वो 75 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बोला शेयर होल्डर का अप्रूवल बहुत जरूरी है, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट स्टेज, ठीक है ना। शेयर होल्डर का अपॉइंटमेंट कब लगेगा, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा दोस्तों। अच्छा, उसके बाद बोला है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर और मैनेजर रिक्वायर शेयर होल्डर अप्रूवल विद इन 3 months और एट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है दोस्तों, अगर कोई डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा 3 महीने के अंदर, और एजीएम विच एवर इज अर्लियर। तो या तो 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो, या तो एजीएम पहले होगी या जनरल मीटिंग पहले होगी, तो मतलब कुल मिला के हम चाहते हैं लिस्टेड कंपनी में कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी मैनेजर है, उसको शेयर होल्डर ही अपॉइंट करे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर भी लिया है तो ठीक है, उसका आने वाले 3 महीने में या तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में किसका अप्रूवल ले लेना, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना। कमिटी में भी अगर कोई वैकेंसी होती है दोस्तों, उसको भी कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, इसमें एक और है, अगर कोई अपॉइंटमेंट प्रीवियसली रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर, अच्छा किसी डायरेक्टर को शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसी को अपॉइंट कर लिया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब उसको अपॉइंट करेंगे तो 3 महीने के अंदर उसको हमें क्या करना है, शेयर होल्डर क्या करता है तो उसको अप्रूवल देता है। तो कंपनी ने डिटेल जस्टिफिकेशन देना कि एक तो कंपनी ने, एनआरसी कमेटी ने और बोर्ड ने भी, कि उसका प्रपोजल अगेन क्यों प्रपोज किया आपने। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी डायरेक्टर को अगर शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया है, जैसे मेरा अपॉइंटमेंट होने वाला था रिलायंस में, शेयर होल्डर ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे अपॉइंट करना चाहता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जस्टिफिकेशन रीजन देना है कि मेरा प्रपोजल क्यों रखा, इनको तो शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया था ना, तो क्यों लाए हो इसको, ऐसा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिप्लेसमेंट रूल रिलेटेड, तो क्या बोला गया, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया या रिमूव किया तो 3 महीने के अंदर उसको उसकी जगह हमें अपॉइंट करना पड़ता था। अब बोला है अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो जो क्या बोलते हैं लिमिट है, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए उतने हैं। फॉर एग्जांपल लेता हूं, कंपनी में 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, कितने चाहिए, 5, मेरी कंपनी में 7 है, एक मर गया, 6 है, तो मुझे एक अपॉइंट वापस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जितने हैं उतने लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जितने हैं उनको वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर बोला क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, तो ये आपको फाइल करना है, मस्ट बी साइन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये भी पढ़ा हुआ है दोस्तों। मतलब उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है एलओडीआर में जो पुराने अमेंडमेंट में मैंने लेक्चर में ही करवा दी है, तो उसके ऊपर ज्यादा। अभी इस एलओडीआर का मेन अमेंडमेंट क्या था बेटा आपका, कंप्लायंस ऑफिसर वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था, कंप्लायंस ऑफिसर वाला अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वन बोला है रूटीन रेम्यूनरेशन एग्जम्प्टेड कर दिया है दोस्तों। तो ऑर्डिनरी सैलरी और सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर और केएमपी सीनियर मैनेजमेंट
नीड नो ऑडिट कमिटी अप्रूवल इफ अमाउंट्स आर नॉट मटेरियल। सो क्या बोला गया, जो भी आप सिटिंग फीस देते हो, ऑर्डिनरी सैलरी देते हो डायरेक्टर को, केएमपी को, सीनियर मैनेजमेंट को जो प्रमोटर नहीं है, डायरेक्टर, केएमपी और सीनियर मैनेजमेंट जो प्रमोटर नहीं है, ऑडिट कमेटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर बोला स्मॉल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा है कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से नीचे वाले हैं तो उसमें विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द ऑडिट कमिटी कैन रेक्टिफाई विद इन 3 मंथ्स। तो अगर 1 करोड़ के नीचे के ट्रांजेक्शन है तो बिना ऑडिट कमिटी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही अप्रूव करते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अप्रूवल के बिना भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन 3 महीने में उसको क्या कर लेना दोस्तों, रेटिफाई कर लेना। ये तो पता है, ये भी पता है, एग्जम्प्टेड ट्रांजेक्शन ये भी पता है, ठीक है ना। अब आ जाइए एक और अमेंडमेंट, दैट इज व्हाट सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंसेस। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो क्या बोला गया, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंसेस का सबसे पहले आपका ऑडिट कौन करेगा भाई, आपका ऑडिट करेगा पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी नहीं करता है ऑडिट, तो पता ही है आपको, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, लेकिन उसमें भी वो बंदा कौन होना चाहिए, पीर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी, पीआरसीएस बोलते हैं इसको, पीर रिव्यूड मतलब अच्छा कंपनी सेक्रेटरी, जो अपना काम अच्छी तरीके से करता है, जिसको आईसीएसआई ने पीर रिव्यू करा हुआ है कि भाई ये हमारा बढ़िया है। तो पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी ही अपॉइंट होगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों, एंड सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। उसके बाद बहुत भारी चीज बोली है, बहुत बढ़िया बोला है, अगर आप सेक्रेटरी ऑडिट करवा रहे हो दोस्तों, आप क्या करवा रहे हो, सेक्रेटरी ऑडिट करवा रहे हो, और कोई इंडिविजुअल आपका सेक्रेटरी ऑडिट करेगा, तो भाई बहुत सिंपल है, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा। लिस्टेड मतलब वो एक कंपनी का ऑडिट लगातार 5 साल ही कर सकता है, फिर 5 साल तक वो आराम करेगा, मतलब उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, किसी और कंपनी का कर सकता है, जैसे समझना, आई एम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मैं इंडिविजुअल हूं, आई एम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और मैं इंडिविजुअल हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं किसी कंपनी का, जैसे मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं रिलायंस का ऑडिट लगातार कितने साल कर सकता हूं, 5 साल। फिर मुझे रिलायंस में 5 साल आराम करना पड़ेगा, मतलब मैं ऑडिट का काम, सेक्रेटरी ऑडिट का काम नहीं कर सकता, रिलायंस का मैं 5 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, ये जो 5 साल है उसमें मैं दूसरी कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ, हाँ, काम बंद नहीं हो रहा है आपका, टेंशन ना लो, ये अच्छी चीज है, इंडिपेंडेंसी बनी रहेगी कि एक ऑडिटर लगातार 5 साल तक ही काम कर पाएगा, एक कंपनी में ऑडिट कर पाएगा, मतलब फिर 5 साल आराम करेगा। अच्छा सर, मैं अगर फर्म हूं, व्हाट अबाउट द फर्म, फर्म 10 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा, मतलब 5-5 साल के 2 टर्म वो कर सकता है, फिर 5 साल उसको आराम करना पड़ेगा, फिर 10 साल कर सकता है, 5 साल आराम करना पड़ेगा। आराम एज इन उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता, दूसरी कंपनी में तो कर ही सकते हो, है ना, उस कंपनी में नहीं कर सकते हो, दूसरी कंपनी में तो कर ही सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया अमेंडमेंट था ये भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बढ़िया, बड़ी बड़ी बेटी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है बेटी, ठीक है ना। चले यार, थोड़ा ही बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा है, डोंट वरी, अमेंडमेंट ज्यादा नहीं बचा हुआ है बेटे, थोड़े से बचे हुए। हाँ, आ जाओ सेक्रेटरी ऑडिट वाला। तो पहला, पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी ने ऑडिट करना है, कितने साल तक करेगा, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पीआरसीएस है, 5 साल तक काम करेगा, 5 साल आराम करेगा। फर्म है, 2 टर्म कर सकता है 5-5 साल का, फिर उनको 5 साल का कूलिंग पीरियड लगता है, ठीक है। और कोई भी वैकेंसी अगर आती है इसके अंदर, तो वो क्या करना है बेटे, आपका 3 महीने के अंदर फिल आउट करना है ना। कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर में वैकेंसी आती है तो 3 महीने में फिल आउट करना है। फिर बोला है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, एक बार रीड कर लेना। तो ओनली पीर रिव्यू ही हो सकते हैं, दूसरे कोई नहीं हो सकते बेटे, ठीक है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज, सेक्रेटरियल ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज दैट माइट कॉम्प्रोमाइज इंडिपेंडेंस। सिंपल इतना बोला है, सेक्रेटरियल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए यार, है ना, कंपनी को वो कोई ऑलरेडी सर्विसेज दे रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोला सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट मस्ट रीच स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड, and from 24-25 report filed after 1st April 2025 it must be signed only by peer review company secretary। तो सिंपल बोला है, आपको सेक्रेटरी रिपोर्ट कितने दिन के अंदर देना है, 60 दिन फ्रॉम ईयर एंड, जैसे ईयर एंड होता है उसके 60 दिन के अंदर आपको सेक्रेटरी रिपोर्ट देना है। और 1 अप्रैल 2025 के बाद ये सेक्रेटरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स इट, पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, एलओडीआर के अमेंडमेंट और है 2-3, थोड़ा सा मेरा बैटरी डिस्चार्ज है, 2% ये आईपैड का, तो आए तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर ले रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ताकि आपका ये हो जाए। दिख नहीं रहा है क्या आपको, दिखा देता हूँ, आप बोलोगे सर कहाँ भाग गए। नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो टेक अ 2 मिनट्स का ब्रेक, ज्यादा नहीं, तब तक मैं है ना वो चार्जिंग को लगा देता हूँ, आईपैड दिखेगा नहीं आपको, 2 मिनट चार्जिंग में लगा देता हूँ मेरे, फिर ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट की अमेंडमेंट है ना, एंड देन विल स्टॉप।
हुआ क्या कुछ चार्ज? ज़्यादा तो नहीं हुआ बट ठीक है, ठीक है ना। सो कंपनी सेक्रेटरी वाला अपॉइंटमेंट समझ में आ गया दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट था कंपनी सेक्रेटरी वाला अपॉइंटमेंट, पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी। तो सबसे पहले ऑडिट कौन करेगा? पीर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी ही ऑडिट कर सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा। अगर वो फर्म है तो 10 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेक्रेटरी कंपनी से 60 दिन के अंदर फाइल करना है, ठीक है। अच्छा अब यार मेरी बात ध्यान सुनना, ये भी बड़ा अच्छा अमेंडमेंट है यार। कोई बोर्ड मीटिंग है, वो एंड हो रही है आफ्टर मार्केट आवर्स। बोर्ड मीटिंग कब एंड हो रही है? आफ्टर, देखो आपको पता ही है, बोर्ड मीटिंग जब भी एंड होती है 30 मिनट के अंदर हमें किसको बताना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज को। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कितने दिन के अंदर बताना है? 30 मिनट्स के अंदर बताना है दोस्तों। बट क्या लिखा है? इफ द मीटिंग फिनिशेस आफ्टर ट्रेडिंग आवर, ट्रेडिंग आवर मतलब 3:30 बजे, 3:30 के बाद, बट मोर देन 3 आवर्स बिफोर द नेक्स्ट सेशन ओपन। नेक्स्ट सेशन कब ओपन होता है? सुबह सुबह 9:15 बजे। तो आपकी मीटिंग कब क्लोज हुई है? सुनना, आज का ट्रेडिंग आवर खत्म होने के बाद, मतलब आज 3:30 के बाद मीटिंग क्लोज हुई है। और मीटिंग मतलब, हाँ आज मार्केट आवर क्लोज हुआ 3:30 बजे, उसके बाद आपकी मीटिंग क्लोज हुई है। और कब तक क्लोज हुई है? दूसरे दिन मार्केट आवर्स चालू होने के 3 घंटे पहले तक। तो इन शॉर्ट मैं लिख दूं यहाँ पे टाइमिंग, देखो यहाँ देखना, देखो नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलती है? जैसे ही बोर्ड मीटिंग होती है, जिस टाइम पे बोर्ड मीटिंग हो गई, 30 मिनट्स के अंदर आपको किसको डिस्क्लोज करना है? स्टॉक एक्सचेंज को बता देना है उसका आउटकम क्या हुआ है। 30 मिनट ना, 30 दिन नहीं। अब क्या बोला है? बोर्ड मीटिंग 3:30 के बाद खत्म हुई है, आफ्टर 3:30 से लेके दूसरे दिन 9:15 बजे मार्केट चालू होता है, उसके 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले मतलब 6:15 बजे। तो दोपहर के 3:30 के बाद से लेके सुबह अगले दिन 6:15 के पहले मीटिंग क्लोज हुई है, इस टाइम पे मीटिंग क्लोज हुई है। तो आपको 3 घंटे के अंदर बताना है दोस्तों, 3 आवर्स के अंदर बताना है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर मीटिंग 5 बजे क्लोज हुई है, शाम को 5 बजे, तो तुझे 3 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, 8 बजे बताना है। अच्छा मीटिंग अगर 3 बजे क्लोज हुई है, तो भैया आधे घंटे में बता देना है, क्योंकि मार्केट आवर्स चालू है। 12 बजे क्लोज हुई है तो 12:30 तक बता देना है। अच्छा 6 बजे क्लोज हुई है, शाम को 6 बजे क्लोज हुई है, तो तू 9 बजे तक बता देना। तो क्या बोला गया है? अगर मीटिंग आपकी एंड होती है 3:30 के बाद, 3:30 के बाद एंड होती है, तो कितने घंटे पहले बता देना। कितने घंटे में बताना? 30 मिनट की जगह 3 घंटे का टाइम दे दिया है। 30 मिनट की जगह कितना टाइम दे दिया है बेटे आपका? 30 मिनट की जगह 3 घंटे का टाइम दे दिया है दोस्तों, ठीक है ना। सो इफ अ मीटिंग फिनिशेस आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, ट्रेडिंग आवर्स खत्म हो गया है, बट आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स बट मोर देन 3 आवर्स बिफोर द नेक्स्ट सेशन ओपन। नेक्स्ट सेशन मतलब दूसरा दिन स्टार्ट होने के 3 घंटे पहले तक मीटिंग क्लोज हुई है, तो आउटकम कितने घंटे में बताना है? 3 घंटे में बता देना है। अच्छा मल्टी डे मीटिंग हुई है, ये तो हमें पता ही है, एक दिन से ज्यादा दिन मीटिंग चली है दोस्तों, तो उस दिन जो डिसीजन हुआ, वो डिसीजन उस दिन जैसे मीटिंग खत्म होती है उसके 30 मिनट के अंदर बता देना है बेटा। और 30 मिनट और 3 घंटे एज द केस में भी। फिर बोला लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट इन केस details already existed in companies inside trading digital database, new legal notices must be disclosed to stock exchange within 72 hours। जैसे अगर आप कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस हो गया, लिटिगेशन हो गई, डिस्प्यूट हो गया है, तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको 72 आवर्स के अंदर बताना है। कितने आवर्स के अंदर बताना है? 72 आवर्स के अंदर बताना है दोस्तों। ये भी हमने रिकॉर्ड डेट वाला देखा हुआ है। रिकॉर्ड डेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिकॉर्ड डेट जब भी आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना, कंपनी ने क्या करना है दोस्तों? 3 दिन एडवांस में आपको बताना है। रिकॉर्ड डेट जब भी होगी कितने दिन पहले बताना है? 3 दिन एडवांस में बताना है। और 2 रिकॉर्ड डेट के बीच का गैप 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। प्रॉक्सी फॉर्म, जनरल मीटिंग अगर वर्चुअल ले रहे हो तो प्रॉक्सी फॉर्म की जरूरत नहीं है। फिजिकल ट्रांसफर अब होता ही नहीं है, हमने देखा ही है। अच्छा मैंडेटरी वेबसाइट डिस्क्लोजर, वेबसाइट पे कुछ चीजें आपके डिस्क्लोज होनी ही चाहिए, ठीक है ना। कंपनी के वेबसाइट पे कुछ चीजें आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी है। जैसे क्या डिस्क्लोज करना है? पहला, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिटेल बोर्ड मेंबर प्रोफाइल, बोर्ड मेंबर प्रोफाइल इंक्लूडिंग ऑल द डायरेक्टर्स एंड उसकी पोजीशन, डॉक्यूमेंट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अगर कोई आप सार वगैरह स्कीम लेके आ रहे हो, उस डॉक्यूमेंट की डिटेल। फिर बोला है जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट आता है दोस्तों, तो फाइनेंशियल रिजल्ट का 48 आवर्स के अंदर हमें न्यूज़पेपर में क्या देनी पड़ती है? एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, पढ़ा है ना। तो अब हमने क्या बोला गया है? जैसे ही बोर्ड का अप्रूवल आता है, उसके 40 जिस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव हुआ है, उसके 48 घंटे के अंदर आपको क्या देना है? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। अब क्या बोला है? द एड, जो भी आपने एड दी उसमें एक क्यूआर कोड देना है और एक वेब लिंक देनी है, जिससे वो डायरेक्टली क्या मिल जाए? कंप्लीट डिटेल मिल जाए। देखो एडवर्टीजमेंट तो हम शॉर्ट में देंगे, आजकल क्यूआर का बहुत ये है। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वो मेन्यू नहीं देते हैं, वो क्यूआर देते हैं, भाई स्कैन कर। पहली बार तो ऐसा हुआ, साला मैं फोटो ले रहा था उस स्कैन का, मैं बोला हो क्यों नहीं रहा, हो नहीं, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, तो मैं फोटो ले रहा था उसका। तो क्यूआर कोड देना है। तो आप जब ऐड दोगे, जैसे जिस बोर्ड मीटिंग में आपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस किए,
वो बोर्ड मीटिंग होते हैं, मतलब वो उसका एक फाइनेंशियल रिजल्ट क्या करना पड़ता है आपको, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। कितने घंटे में? 48 आवर्स फ्रॉम बोर्ड अप्रूवल। तो जब न्यूज़पेपर में वो ऐड दोगे ना, उसमें क्यूआर कोड भी दे देना, ताकि उसको डिटेल फाइनेंशियल रिजल्ट देखना है तो वो देख सके बेटे। ओके फिर बोला एनुअल रिपोर्ट एंड एजीएम डिस्क्लोजर। A copy of annual report must be filed with stock exchange and uploaded on company's website before it sends to the shareholder। ये तो पता ही है, शेयर होल्डर को भेजोगे उसके पहले स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर देना, पता है हम लोगों को। डिजिटल डिस्पैच, अब ये चेंज आया है। क्या चेंज आया? इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग फिजिकल बुकलेट, हम एनुअल रिपोर्ट का कॉपी फिजिकल भेजते थे, कंपनीज कैन सेंड शेयर होल्डर एन ईमेल और एसएमएस लिंक टू एक्सेस द फुल एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। सेव पेपर, सेव पेपर वाला लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है भाई। क्या बोला गया? इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग फिजिकल बुकलेट, किसी ने अगर फिजिकल, देखो क्या होता है ना, अगर आपका, ये बता देता हूँ एक मिनट, ये आ जाइए एनुअल रिपोर्ट एंड शेयर होल्डर, ये देखो इसमें दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा आपको, एक मिनट, रिकॉर्डेड हो गया 3 दिन पहले, बताना वो देख लिया हमने। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अब इसके साथ ही कहाँ गई कहाँ गई, इसको ढूंढो, एक मिनट, एक मिनट आओ, एक मिनट आओ। ये देखो, ये वाला, इसमें चेंजेस आया हुआ है, इसमें चेंजेस आया। एक बार मोदी सर का फोन आ रहा है, हाँ सर, आओ, 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 ऐसे। तो क्या बोला गया, देखो यार, सॉफ्ट कॉपी देना जिन्होंने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर किया है, हार्ड कॉपी देना कंटेनिंग साइलेंट फीचर ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट को हार्ड कॉपी देना। अब ये निकाल दिया, हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है हार्ड कॉपी को, आप मैसेज कर देना, वेब लिंक दे देना, उस लिंक पे क्लिक करो और क्या करो बेटे, आपका मिल जाएगा आपको। तो हार्ड कॉपी वाला निकाल दिया, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, अमेंडमेंट है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या अमेंडमेंट आ गया, समझ में आ गया आपको? क्या अमेंडमेंट आया, समझ में आया बाबू? समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, सेक्रेटरी ऑडिटर, ओके 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 ओके। हाँ, तो यस, सो आपको यहाँ पे बोला है कि भैया एनुअल रिपोर्ट डिजिटल डिस्पैच कर देना। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फिजिकल बुकलेट, फिजिकल बुकलेट बंद हो गया, अब आपको डिजिटल मिलेगा, सेव पेपर, पेपर सेव कर लो। फिर बोला एजीएम नोटिस डिस्क्लोजर, तो जब भी आप वाइल अपॉइंटिंग और रीअपॉइंटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, एजीएम नोटिस में आपको बताना है प्रपोज फीस, टर्म्स और एनी चेंज इन फीस, पुराना वाला है। एक लास्ट इसका अमेंडमेंट है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, दो मतलब, एक है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, है ना। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी क्या था? पहले ऐसा था, हाई डेट वैल्यू लिस्टेड एंटिटी मतलब ऐसी कंपनी जिन्होंने अपना डेट लिस्टेड किया, वो भी कितने करोड़ का? 500 करोड़ का। अब उस 500 करोड़ को चेंज करके 1000 करोड़ कर दिया है। सो रेज फ्रॉम 500 करोड़ टू 1000 करोड़। compliances to be ensured 6 months from triggering and report from third quarter following the trigger। मतलब क्या बोला गया है, जैसे ही दोस्तों आप हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी कहलाओगे और आपको फिर एलओडीआर के रेगुलेशन लग जाएंगे। हाई डेट लिस्टेड कंपनी कब कहलाओगे? पहला लिमिट था कि भैया आपका अगर लिमिट कितने का है, 500 करोड़ का है, अब उसको हमने 1000 करोड़ कर दिया है, ठीक है ना। लिमिट कितना कर दिया? 1000 करोड़ का आपने, अगर आपका कंपनी का वैल्यू 1000 करोड़ तक का है डेट लिस्टिंग का, तो आपको हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी बोला जाएगा, और आपको 6 महीने के अंदर कंप्लायंसेस करने हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाई डेट वैल्यू लिस्टेड कंपनी के अंदर, अगर आप कमिटी के अंदर मेंबर हो, तो वो माना जाएगा, वो कमिटी में काउंट होगा दोस्तों, है ना, वो कमिटी में काउंट होगा। हम याद आ रहा है कि हमने जब बात करी थी दोस्तों, लिमिट ऑफ कमिटी मेंबरशिप, है ना, लिमिट ऑफ व्हाट बेटा, आपका कमिटी मेंबरशिप, ये आप पे आ जाएगा, आपको लिमिट दिख जाएगा कमिटी मेंबरशिप बेटे। मैं साथ में रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे ये अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो साथ में जो जो इंपॉर्टेंट है वो रेफरेंस देते हुए चल रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नंबर ऑफ कमिटी मेंबरशिप, तो किस किस को एक्सक्लूड किया है, देखिएगा किसको एक्सक्लूड किया है बेटे, 10 कमिटी मेंबरशिप बोला है, एक्सक्लूड किया है प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी। अब
हाई डेट वैल्यू लिस्टेड कंपनी को यहाँ से कट कर देना, मतलब वो इसमें काउंट हो जाएगा कि एक बंदा 10 कमिटी में बन सकता है, तो 10 कमिटी में हाई डेट वैल्यू कंपनी में भी काउंट हो जाएगा बेटे। फिर बोला लिस्टेड एंटिटी ऑन एसएमई एक्सचेंज दोस्तों। तो लिस्टेड एंटिटी ऑन एसएमई एक्सचेंज मतलब दोस्तों बेसिकली एसएमई एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ है और नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसएमई एक्सचेंज पे आप लिस्ट हो सकते हो। कंप्लायंस पीरियड क्या है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अप्लाइज अंटिल बोथ लिमिट स्टेज बिलो व्हाट बेटा आपका थ्रेशोल्ड फॉर 3 इयर्स। ये दोनों लिमिट के अंदर है, तो ये आप क्या कहलाओगे बेटे, आपका स्मॉल कंपनी कहलाओगे दोस्तों। तो ये देखना इसमें भी अमेंडमेंट क्या है, देखते हैं एक मिनट, मैं भी आपको अमेंडमेंट दिखाता हूँ। ये देखिएगा, तो लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग कितना वाला 25 करोड़, दोनों लिमिट के अंदर है, तो ही उसको क्या बोलते हैं, लिस्टेड एंटिटी बोलते हैं। लिस्टेड एंटिटी ऑन एसएमई एक्सचेंज, तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और नेटवर्थ 25 करोड़ दोनों लिमिट के अंदर होना चाहिए। लिमिट अगर क्रॉस कर गए तो क्या करना पड़ेगा बेटे आपका, ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको एलओडीआर रेगुलेशन लग जाएंगे दोस्तों। फिर बोला है नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा आपका मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वैल्यू 50 करोड़ से कम है, वैल्यू जो है मोर देन 50 करोड़ है और 10% ऑफ टर्न ओवर है विच इज लोअर, तो उसको मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है या फिर 10% ऑफ टर्न ओवर, तो उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दोस्तों। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला, ये तो देखा ही हम लोगों ने ऑलरेडी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर डेट लिस्टेड एंटिटी। अच्छा, जिसने हाई डेट लिस्टेड एंटिटी है उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करिए, तो ये किसको अप्लाई होगी, वही हाई डेट लिस्टेड एंटिटी, मतलब वही जो जिसका क्या है बेटा आपका, जिसका आउटस्टैंडिंग वैल्यू, डेट का वैल्यू कितना है 1000 करोड़, और उनको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पहला बोर्ड कंपोजिशन एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए, जिसमें एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है तो 1/3 डायरेक्टर चलेगा, और अगर एग्जीक्यूटिव है तो 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। याद रहा, देखो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी जो है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी मतलब ऐसी कंपनी जिसका वैल्यू, जिसने अपना डेट लिस्ट किया है कितने वैल्यू का, 1000 करोड़ का, पहले 500 करोड़ का था, अब 1000 करोड़ का अगर आपका डेट लिस्टेड है तो आप क्या कहलाओगे, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। और जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है उनको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो रेगुलेशन नंबर 17 से 27 है उनके प्रोविजन कुछ कुछ एप्लीकेबल है। तो कौन सा एप्लीकेबल है, पहला, इन कंपनियों में भी 50% डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जिसमें से एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 7 है, इनको भी अप्लाई होगा। 7 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अगर वो बंदा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो 3 कंपनी में ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। फिर उनको ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी और एसआरसी कमेटी बनानी पड़ेगी। विसल ब्लोअर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा, इफ मोर देन 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, क्या 10% का टर्नओवर है, टू बी रिव्यूड एवरी 3 इयर्स। ये मोर देन 1000 करोड़ नहीं, मोर देन 50 करोड़ है, इसको चेंज कर लेना, 1000 नहीं, दिस इज नॉट 1000, एक मिनट, 50 करोड़, 50 करोड़ और 10% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, उसके बाद बोला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सब्सिडरी, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी मस्ट बी ऑन बोर्ड ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। तो कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपना जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा होगा। मतलब अगर मैं हाई डेट वैल्यू कंपनी हूं तो मेरी जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें एक डायरेक्टर जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी में डायरेक्टर होगा बेटे। सेक्रेटरियल ऑडिटर जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो सारी कंप्लायंसेस सी है। अच्छा, ये वाला है, नेक्स्ट वन है बेटा आपका एलओडीआर। तो एलओडीआर पे आपको स्कोर्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। किसका कंपलसरी हो गया बेटे, स्कोर का रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो इन केस ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट द ट्रस्टी में टेक अ सिंगल स्कोर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कोई कंपनी है, 5 कंपनियां हैं और 5 कंपनियों ने अपनी क्या लिस्ट करी है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्ट करी है। तो 5 कंपनियों को स्कोर्स का ऊपर वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। उसके अगर ट्रस्टी कॉमन है, 5 कंपनियों की ट्रस्टी कॉमन है तो उस ट्रस्टी ने क्या करना, स्कोर पे रजिस्टर कर देना। इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है।
क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो कनेक्टेड पर्सन में दो चीजें ऐड कर दी है। कनेक्टेड पर्सन में कितनी चीजें ऐड कर दी है? दो चीजें। तो कनेक्टेड पर्सन में आपको मैं बता देता हूँ, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में दो चीजें ऐड कर दी गई है। एक मिनट रुकिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग के अमेंडमेंट में आ जाइएगा बेटा। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, दोस्तों दिखेगा आपको। ये रहा चैप्टर पेज नंबर 112। ठीक है ना, 112 चेक करते हैं। तो मैंने लिखाया था आपको इनसाइडर ट्रेडिंग में, बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग की जब हम लोग बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग में दो चेंजेस आए। एक तो जो कनेक्टेड पर्सन है उसमें दो चीजें और ऐड हो गई है। ये तीन तो है ही है, साथ में दो चीजें और ऐड हो गई है। कौन दो चीजें ऐड हो गई है? पहला, अ फर्म, उसके पार्टनर और एम्प्लॉय, वेर अ कनेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो अ पार्टनर। मतलब इफ आई एम अ कनेक्टेड पर्सन, तो मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म या उस पार्टनरशिप फर्म के कोई मेरे और पार्टनर है वो, और उसके एम्प्लॉय भी क्या माने जाएंगे? कनेक्टेड पर्सन। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं कनेक्टेड पर्सन हूं तो मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी कनेक्टेड हो गई। मेरे पार्टनरशिप फर्म में जो मेरे और पार्टनर है वो भी मेरे कनेक्टेड पर्सन हो गए, और मेरे जो एम्प्लॉय है वो भी मेरे क्या हो गए? कनेक्टेड पर्सन हो गए। तो फर्म, इट्स पार्टनर और उसके एम्प्लॉय ऑफ अ कनेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो अ पार्टनर। मतलब जिस फर्म में मैं पार्टनर हूं वो फर्म, उसके दूसरे पार्टनर और उसके एम्प्लॉय भी कनेक्टेड पर्सन है। फिर बोला एनी पर्सन शेयरिंग द सेम हाउस होल्ड और रेसिडेंस, जो हमारे घर में रहते हैं। सेम हाउस होल्ड और रेसिडेंट, जो हमारे घर में रहते हैं, जो कनेक्टेड पर्सन के घर में रहते हैं, चाचा का, नाना का, मामा का, काका का, कोई भी भाई, वो सब लोग भी आपके आ जाएंगे। जैसे सर मेरे घर पे तो ना मेरा कजिन भाई रहता है, तो तेरा कजिन भाई भी तेरा क्या हो गया? कनेक्टेड पर्सन हो गया। ठीक है, उसके बाद इमीजिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में से इमीजिएट वर्ड निकाल दिया है, रिलेटिव की डेफिनेशन रख दी है। मतलब अब जो हम लोग बात करते हैं ना, ये जो रिलेटिव की बात करते हैं, तो ये रिलेटिव रह गए, इमीजिएट नहीं रह गए, इमीजिएट को निकाल दिया है। मतलब कनेक्टेड पर्सन में अब आपके कौन आएंगे? रिलेटिव। तो सर डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है? डेफिनेशन में ये चेंज हुआ है। रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है? आपका, आपकी स्पाउस, धर्म पत्नी या धर्म पति। पेरेंट्स ऑफ सेल्फ, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे स्पाउस के पेरेंट्स भी आएंगे। पहले सास ससुर कवर नहीं होते थे, बट अब सास ससुर भी कवर होंगे। सिबलिंग, मेरे भाई बहन तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में मेरी मेरी बीवी जो है उसके भी भाई बहन कवर होंगे। चिल्ड्रन ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, मेरे बच्चे और मेरी स्पाउस के बच्चे एक ही हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर बोला स्पाउस ऑफ द अबव सिबलिंग एंड चिल्ड्रन। अबव स्पाउस ऑफ द अबव सिबलिंग, सिबलिंग की स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अभी मैं आपको अगर ये बताऊं, इसका अगर मैं चार्ट बनाऊं तो बड़ा मजेदार बनेगा। अभी चार्ट बड़ा मजेदार बनेगा, रिलेटिव का चार्ट एज पर इनसाइड ट्रेडिंग। कौन बनेगा देखना? मी, मेरी वाइफ जितनी भी है एक ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पापा और मेरी मम्मी, ठीक है। उसके पापा, है ना, मदर फादर ही लिखता हूँ, मम्मी डैडी नहीं लिखता हूँ। फादर और मदर, मेरे पापा मम्मी, उसके पापा मम्मी, तो हम दो, हमारे यहाँ पे चार लोग कवर हो गए। उसके बाद मेरे भाई बहन, मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर, वाइफ का ब्रदर मतलब मेरा साला और मेरी साली। उसके बाद मेरी वाइफ की बीवी मतलब मेरी भाभी, ब्रोस वाइफ, ब्रदर की वाइफ, और सिस्टर का हस्बैंड भी कवर होगा। और तो और मेरी वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड भी कवर होंगे, और मेरे ब्रदर के सिस्टर के हस्बैंड भी कवर होंगे, और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ के बच्चे, दोनों एक ही हमारे केस में तो। बट बहुत बार होता है जैसे बॉलीवुड में देखते हो, ठीक है ना, तो बच्चे कवर होंगे और बच्चे की वाइफ भी कवर होगी। और अगर मेरी डॉटर है तो डॉटर और डॉटर का हस्बैंड भी कवर होगा। देख रहे हो भैया, डेफिनेशन बढ़ा दी है, डेफिनेशन बढ़ा दी है। तो कौन कौन आ गया डेफिनेशन में? पेरेंट्स तो आ गए, पेरेंट्स ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, सिबलिंग ऑफ सेल्फ मेरे सिबलिंग एंड स्पाउस के सिबलिंग, ये लोग आ जाएंगे बेटे। और इसी के साथ मेरा आईपैड की मां बहन एक हो गया, आई मीन टू से आईपैड मेरा हो गया है डिस्चार्ज। आईपैड मेरा हो गया है बेटा डिस्चार्ज। तो एक मिनट का मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जब तक आईपैड चार्ज नहीं होए मैं कुछ नहीं कर सकता बेटे, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ मौसी, करूँ क्या तुम्हें?
बेटा मैं फोन देख रहा हूँ, तुम मेरे को तुमने नहीं देखना है बाबा, है ना। चार्ज हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। चार्ज हो रहा है मेरा आईपैड, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई मेरे पास। आज मेरा आईफोन डिस्चार्ज था यार, सॉरी भैया। सॉरी शक्तिमान, आई एम सॉरी बेटे। 2 मिनट आगे ले लो यहाँ से, 2-5 मिनट आगे ले लो बेटे। अरे यार ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है इसकी सासू। चले 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 दोस्तों, चले मेरी जान पान की दुकान, तू सबसे हसीन तू सबसे जहान। करते हैं 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 करते हैं, इसको खत्म करते हैं यार, चलो। ये हो गया था यार, क्या बोलते हैं इसको, समझ आ गया रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है। अब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज है रिलेटिव की। तो रिलेटिव में अब कौन कौन आएगा, मैं, मेरी वाली, ठीक है, पापा मम्मी, मेरे पापा मम्मी, उसके पापा मम्मी, मेरे भाई बहन, उसके भाई बहन, मेरे भाई बहन के स्पाउस, मतलब भाई का, भाई की पत्नी,
और जो बहन है, बहन का पति, उसके भाई की पत्नी, और उसके बहन का पति, और हमारे बच्चे और बच्चों के स्पाउसेस, वो आ गए। ठीक है ना। सो रिलेटिव की डेफिनेशन में बेबी बाबू गुड्डू सोना चेंजेस है कि यहाँ तक हम साथ साथ हैं दोस्तों? बोलिए, यहाँ तक हम साथ साथ हैं? हाँ सर बिल्कुल साथ साथ हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलिए 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 चलिए, एक मिनट बस, थोड़ा सा और चार्ज हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रिलेटिव की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई दोस्तों। अंदर लास्ट अमेंडमेंट और दो छोटे मोटे अमेंडमेंट बचे हुए, दैट इज व्हाट बेटा, आपका म्यूचुअल फंड का एक अमेंडमेंट बचा हुआ है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड का एक अमेंडमेंट बचा हुआ है, दैट्स इट बेटे, फिर आपका खत्म। टेक केयर, बाय बाय। 5 मिनट का अमेंडमेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ 5 मिनट तो ये चार्ज चल ही जाएगा यार भाई, है ना। 2% है बैटरी, बट 5 मिनट तो चली जाएगा। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट है म्यूचुअल फंड का दोस्तों। म्यूचुअल फंड में क्या बोला गया है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना। registration of application, if a sponsor or AMC doesn't meet SEBI's required eligibility or network conditions, SEBI can reject their application and will inform them। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो सेबी रिजेक्ट कर देगा, कुछ पूछने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक नई चीज जो इन्होंने लाई है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन रूल्स, ये भी पता है क्या? इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूँ? बिल्कुल अपॉइंट कर सकता हूँ। मेरे डेथ के बाद म्यूचुअल फंड पूरा पैसा किसको मिलेगा? मेरे नॉमिनी को मिलेगा दोस्तों। तो जॉइंट होल्डर है तो क्या हम मिलके नॉमिनेट कर सकते हैं? यस, मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? नॉमिनेट कर सकते हैं। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉमिनेशन वाला पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है। आ जाइए, एक नया म्यूचुअल फंड, नई स्कीम जो बनी है, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो स्पेशलाइज हाई वैल्यू का फंड है, या बोल सकते हैं हम इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा डालता है, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से अलग है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक नया टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है दोस्तों। अच्छा, अगर इस फंड में पैसा डालना है तो इन्वेस्टर ने कम से कम कितना लेना है? 10 लाख। कम से कम एक आदमी से कितना जमा करना है? 10 साल, 10 लाख रुपए। स्कीम ओपन एंडेड भी हो सकती है, क्लोज एंडेड भी हो सकती है, जो भी टाइप है वो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट बताना है। तीसरा बोला है, ये फंड कोई एक कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा डाल सकती है? 20%। 20%, और इनफैक्ट तुम 25% तक जा सकते हो। अरे हम लोगों ने नॉर्मल म्यूचुअल फंड में देखा है कि एक कंपनी में तुम 10% ही 10% ही डाल सकते हो, और रिजोल्यूशन पास करके 12% पे जा सकते हो। बट स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम एक कंपनी की डेट सिक्योरिटी में कितना डाल सकती है? 20%, और अप्रूवल लेके 25 तक जा सकती है। फिर बोला है सेपरेट ब्रांड एंड वेबसाइट होना चाहिए उसका। अगर आपने स्पेशलाइज्ड, जैसे एसबीआई ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है, तो उसका वेबसाइट और ब्रांड सेपरेट वेबसाइट पे होना चाहिए, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड से अलग हो बेटे। फिर बोला ट्रस्टी के पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एंड ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। फिर एक चालू किया म्यूचुअल फंड लाइट, है ना। म्यूचुअल फंड लाइट किस चीज के लिए चालू किया है बेटा? जो पैसिवली मैनेज फंड है, पैसिवली मैनेज मतलब इंडेक्स फंड जिसको बोलते हैं, जो एक्टिव नहीं है। इंडेक्स फंड आर नॉट एक्टिव। इंडेक्स फंड मतलब क्या? लोगों से पैसा लिया और निफ्टी में डाल दिया, बात खत्म। अब निफ्टी में डाल दिया ना, तो वो ऑलरेडी सेफ है पैसा। निफ्टी में पैसा डालना वैसे ही सेफ है, मैंने रेगुलर लेक्चर में बताया। तो उनके लिए बड़े बड़े रेगुलेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए रेगुलेशन कम लाओ, लेस रेगुलेशन लेके आओ। तो म्यूचुअल फंड लाइट का मतलब हो गया दोस्तों ऐसे पैसिव म्यूचुअल फंड, पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। पैसा लिया, निफ्टी में डाल दिया, तो निफ्टी में डालने में कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ जो होते हैं, जो इंडेक्स फंड होते हैं, उनको लेस रेगुलेशन लगाएंगे बेटे, है ना, और रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एलिजिबिलिटी लाएंगे, एनकरेज मोर प्लेयर, रिड्यूस पेपर वर्क। ठीक है। फिर बोला ऑब्लिगेशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ऑब्लिगेशन ला दिया है कि भैया आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉय की कुछ सैलरी कंपलसरी आपके म्यूचुअल फंड में डालना है। देखो लॉजिक क्या है, मेरी बात समझना। एएमसी में काम करने वाले तो लोग ही हैं, उनको सैलरी मिलती है। अगर उनका सैलरी का कुछ हिस्सा वो भी एएमसी में, मतलब म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, मतलब जो लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है और जो एम्प्लॉय है, वो दोनों को भी चिंता रहेगी। अब देखो, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, संभाल तो एएमसी रही है। अब एएमसी के एम्प्लॉय का भी सैलरी का कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में उसी एएमसी में जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय ध्यान से काम करेगा बाबा, क्योंकि उसका खुद का पैसा लगा हुआ है उस म्यूचुअल फंड में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला गया बेटे? Investment of employees remuneration. So certain employee of AMC, employee of AMC as specified by SEBI must invest part of their salary remuneration in mutual fund scheme they manage. जो वो स्कीम मैनेज करते हैं, उन्हीं स्कीम में उनका कुछ पैसा लगेगा। तो द परसेंटेज एंड मैनर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन वगैरह, रोल वगैरह, जो सेबी डिसाइड करेगी। और एक है मैंडेटरी स्ट्रेस टेस्टिंग। तो एएमसी मस्ट नाउ कंडक्ट स्ट्रेस टेस्टिंग फॉर देयर म्यूचुअल फंड। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कहीं लफड़ा तो नहीं है, हमने जो पैसा डाला है जिन कंपनियों में, दिक्कत तो नहीं है,
तो एंड प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट विल बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। और रिजल्ट इसका स्ट्रेस टेस्टिंग है, जैसे मेरे को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का क्या होता है, टेस्ट होता है, ताकि पता चले मुझे कितना स्ट्रेस है, कितनी तकलीफ है। वैसे म्यूचुअल फंड का भी स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चले उस म्यूचुअल फंड में कितना तकलीफ है। तो जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो एएमसी को करना पड़ेगा और उसका आउटकम अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा दोस्तों। तो दीज ऑल आर दी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। कोशिश करिए, मैंने नॉर्मली अमेंडमेंट लेक्चर इतना वक्त नहीं लेता है, इस बार के अमेंडमेंट काफी ज्यादा थे और बहुत सिग्निफिकेंट थे, मैंने स्लोली लिया है, तो ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स 1 आवर 50 मिनट्स लग गए हैं। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, बाय बाय। अगर मैं इसको लाइव लेता तो 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे भी जा सकते थे। मैंने कोशिश करी कि भाई मैं आपको आपका टाइम सेव करूं। सो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और शेयर कर देना सब तक, एकदम एग्जॉस्टिव है, सारा कंटेंट इसके अंदर कवर हो गया है बेटे, ठीक है ना, अमेंडमेंट का। लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।